केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ आप पढ़ेंगे? खून से लिखी हुई कहानी है। स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार हैं। घुस के मारेंगे। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती। चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपनी केजीएफ लेने। मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं। मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मेरा कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। गुड मॉर्निंग क्लास, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आप लोग का फिर से अपने नए क्लास में, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में, जिसमें आज हम लोग 9वां भाग देखने वाले हैं। और 9वें भाग में हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जो कि हमें लाइफ टाइम, मतलब कि आने वाले समय में हमेशा इसका उपयोग होने वाला है। या तो वो 10th लेवल पे हो या तो 12th लेवल पे हो। 10th लेवल पे बात कर ले तो सबसे ज़्यादा इसकी उपयोग होने वाली है। उसके बाद 12th लेवल पे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका उपयोग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। इसीलिए आज का क्लास हम लोग के लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। जो बच्चे इसको नहीं समझ पाएंगे उनके लिए मैं बता दूं कि आप इस क्लास को कम से कम 2 या 3 बार देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। और आप इससे जुड़े हुए जानकारियों को अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर से हमें कमेंट करके पूछेंगे और हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे सहपाठियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए, आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखने वाली है। तो ऐसा क्या पढ़ने वाले आज हम लोग, वो भी अपने साइंस सब्जेक्ट में, वो भी फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले इसको हम लोग बता दें। आज के क्लास में 9वें भाग में हम लोग पढ़ने वाले दर्पण सूत्र के बारे में, जो कि हमारा होता है 1/f = 1/u + 1/v। मतलब कि फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हम लोग आज जानने वाले, जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। और ये कैसे साबित किए जाते हैं इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। ये हमारा 9वां भाग होगा। इससे पहले 8 क्लास लिए हैं प्रकाश के परावर्तन में, जो कि आप लोग को पता है। तो हम लोग बिना देरी किए चलेंगे सीधे अपने क्लास में और देखेंगे दर्पण सूत्र के बारे में कि आज हम लोग कैसे साबित करते दर्पण सूत्र, और आप लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे सहपाठियों, लाइक बटन दबाकर इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस क्लास को आसानी से देख सके और समझने की कोशिश कर सके। ओके, तो चलते सीधे अपने क्लास में।
प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ने वाले, तो दर्पण सूत्र होता क्या है इसके बारे में पहले जान लें, उसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र साबित करने की विधियों को देखेंगे। तो दर्पण सूत्र के बारे में यहाँ लिखा गया, दर्पण सूत्र वह सूत्र है जिसकी सहायता से वस्तु, बिंब तथा दर्पण के फोकस के मध्य संबंध को गणितीय आकलन किया जा सकता है। मतलब क्या कहा गया कि दर्पण सूत्र वैसे सूत्र को बोला जाता है जिसमें क्या होता है, वस्तु फिर जाकर प्रतिबिंब, यहाँ पे बिंब लिखा गया उसे हम प्रतिबिंब समझेंगे, दर्पण के फोकस के मध्य मतलब कि उनके बीच में गणितीय आकलन मतलब कि गणित के तरीके से उनका जो संबंध बनाया जाता है उसे ही हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। दूसरे तरीके से अगर समझ ले कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण की परिभाषा में यहाँ पे दिया गया है कि दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। इस बात से आपको इजीली समझ में आ चुका होगा कि दर्पण जो होता है, दर्पण के अंदर वस्तु की दूरी u होती है, प्रतिबिंब की दूरी v होती है और फोकस दूरी f होती है। इन तीनों के बीच अगर हम संबंध दर्शाते हैं और इस दर्शाने वाले सूत्र को जो कहते हैं तो वो होता है हमारा क्या, दर्पण सूत्र, जो कि आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मतलब कि 1/f का मतलब हो गया फोकस का व्युत्क्रमानुपाती और उसके बाद 1/u का मतलब हो गया वस्तु की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती और 1/v का मतलब हो गया प्रतिबिंब के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। इसको आज हम लोग साबित करने वाले हैं। तो चलते सीधे अपने क्लास में, क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आज हम लोग दर्पण सूत्र को साबित करने वाले, तो क्लास वैसे भी हम लोग का लंबा होने वाला है। तो चलते सीधे अपने दर्पण सूत्र को साबित करने के लिए कि कैसे हम लोग इसे साबित कर सकते हैं। प्यारे सहपाठियों, दर्पण सूत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें दिए गए हैं, इनको पहले जान लेंगे ताकि हमें दर्पण सूत्र साबित करने में किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। तो यहाँ दिया गया किसी गोलीय दर्पण के लिए जो जो बातें होती है उन सब बातों को आपको टॉपिक वाइज दिया गया है जिसे आप लोग समझने वाले हैं। पहले नंबर में दिया गया ध्रुव P से वस्तु A की वस्तु दूरी PA को वस्तु दूरी या बिंब दूरी कहा जाता है, इसे U से निरूपित किया जाता है। अब क्या बताया गया, हमारा दर्पण होता है और दर्पण में क्या होता है, तो P एक ध्रुव होता है, जो कि आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक पिक्चर बनाकर दिखा देता हूँ इसी पे। तो ये हमारा मान के चलिए कि ये हमारा एक दर्पण हो गया और दर्पण के किसी बिंदु पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, इसे P से सूचित किया जाता है। और मान लीजिए कि ये हमारा वस्तु है जिसे हम AB कहते हैं, ठीक है, AB कह दिए, तो A और P के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे, तो वस्तु की दूरी कहेंगे, जिसे U से सूचित किया जाता है। अब कैसा साइन होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इस बातों को आप समझेंगे जो कि आपको हमने चिन्ह परिपाटी समझाया था उसके अकॉर्डिंग से। अगर चिन्ह परिपाटी आप नहीं समझते तो पिछला क्लास जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपका इसका लिंक मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसको ढूंढ सकते हैं और आप वहां से चिन्ह परिपाटी वाला क्लास कर सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर में दिया गया ध्रुव P से प्रतिबिंब A1 की दूरी PA1 को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसे संकेत V से निरूपित करते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। कैसे समझेंगे इसको, तो मान के चलते हमारा ये एक दर्पण था, दर्पण मान लिए, इसके बाद हमारा एक मुखअक्ष हो जाएगा जो कि यहाँ पे ध्रुव हो गया, इसे हम P कहते हैं। उसके बाद हमारा वस्तु यहाँ पे हो गया AB। ओके, अब कहीं ना कहीं हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा इस तरीके से और ये हमारा A1 B1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं, आपको पीछे समझाया इसीलिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। तो ये जो हमारे A1 से लेकर P के बीच की दूरी होगी यही हमारा प्रतिबिंब दूरी होगी, इसे V से सूचित किया जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग, तीसरे टॉपिक को देखेंगे। प्यारे बच्चों, तीसरा टॉपिक दिया गया हम लोगों को ध्रुव P से दर्पण के फोकस F की दूरी PF को फोकस दूरी कहा जाता है। इसके बारे में हमने पीछे आपके साथ डिस्कशन किया था, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और इसे संकेत छोटे ऐप से किया जाता है कि छोटा ऐप अगर लिखा देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा फोकस दूरी है और बड़ा ऐप देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये फोकस का निर्देशांक है, यहाँ मतलब कि इस पॉइंट पे हमारा फोकस है। ये बात आपको क्लियर है? आगे के पॉइंट में दिया गया चौथा नंबर पॉइंट, ध्रुव P से दर्पण के वक्रता केंद्र C की दूरी PC को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से निरूपित करते हैं। किससे सूचित किया जाता है, तो बड़े R से सूचित करते हैं, किसे, वक्रता त्रिज्या को, जो कि हमारा बड़ा वाला R से निरूपित किया जाता है। ये बात आपको हम पीछे भी बताया, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, चलते नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये बातें थी हमारी दर्पण से रिलेटेड
और दर्पण में जो दूरियां होती है उनसे रिलेटेड, कि वस्तु की दूरी को u बोला जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को v बोला जाता है, फोकस दूरी को f बोला जाता है और वक्रता त्रिज्या को r से निरूपित किया जाता है। इन चारों बातों को जानने के बाद हम लोग दर्पण सूत्र पर चलेंगे, दर्पण सूत्र प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, दर्पण सूत्र साबित करने के लिए कुछ आपको अपने लिए गिवन नोट्स लिखने होंगे जो कि आपको सहायता करने वाली दर्पण सूत्र को साबित करने के लिए, जो कि आपके लिए हमने यहाँ पर लिखा है और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इजीली समझ सकें। तो यहाँ पर बताया गया दर्पण सूत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आप यहाँ पर पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने r बराबर 2f मतलब कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में जब संबंध देखा था, उसी प्रकार से गिवन नोट्स लिखे थे जिस प्रकार से अभी हम लिखने वाले हैं। तो वो बात याद आ चुकी होगी आपको, तो हम लिखेंगे माना कि mn एक अवतल दर्पण है, जो कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारा mn क्या है, एक अवतल दर्पण है। ओके, इसके बाद बताया गया जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। क्या बताया गया, तो इसका ध्रुव जो है P है जो कि यहाँ मिल रहा है आपको, उसके बाद हमारा फोकस F है और वक्रता त्रिज्या C है जो कि आपको यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद बताया गया इसकी मुख अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी है, कहीं पे एक वस्तु रखी गई है जिसका नाम AB रखा गया। ठीक है, ये हमारी वस्तु है। उसके आगे बताया गया है वस्तु की सिरे A से मुख अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण AD दर्पण से बिंदु D पर टकराती है। क्या बताया गया कि अब इससे एक किरण निकलेगी, वस्तु से एक किरण निकलती है समांतर जो कि हमारे दर्पण में पड़ती है और D बिंदु पे पड़ती है, टकरा गई। उसके बाद बताया गया आगे परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस F से होकर गुजरती है। तो मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं बता दूं ये अवतल दर्पण की बात है, इसलिए ये गुजरती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे बताया गया आपको कि ये समांतर गई और समांतर जाने का दर्पण से टकराई और ये हमारे फोकस से रिटर्न आ गई, हमारा ये फोकस पॉइंट हो गया। उसके बाद बताया गया हम लोगों को दूसरी किरण AE दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जैसा कि आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा, वस्तु से होते हुए हमारे वक्रता केंद्र पर पड़ी और इसी प्रकार से रिटर्निंग हमारा चला आया। और जब आ गया तो क्या हुआ, तो इसमें बताया गया है दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A1 पर प्रतिच्छेदित करती है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है कि प्रतिच्छेदित कर रही है A1 पे, और यही हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता था जो कि आपको किरण आरेख में भी समझाया गया था। इसके आगे बताया गया है इस बिंदु A1 से मुख अक्ष पर डाला गया लंब A1B1 वस्तु AB की प्रतिबिंब है। तो यही जो हमारा प्राप्त हुआ A1B1 ये हमारा वस्तु का प्रतिबिंब है। इस बात को आप इजीली समझ चुके हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग को क्या जानना है, और ये बात तो हम लोगों ने गिवन नोट्स में लिख लिया कि दर्पण ऐसा था, हम लोगों ने वस्तु को इस जगह पे रखा, इस प्रकार की क्रिया हुई और हमारा प्रतिबिंब इस प्रकार से प्राप्त हुआ। इन सब बातों को लिखने के बाद हम लोग कुछ और बातें लिखेंगे जो कि हम आगे बता रहे हैं आपको। इतना कुछ करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। अब क्या किया गया है, माना कि वस्तु AB की दर्पण के ध्रुव से दूरी PB माइनस U होगी। अब माइनस U कैसे होगी, इस बात को आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे। तो वस्तु AB हमारा ये रहा और इसकी दूरी क्या कही, दर्पण के ध्रुव से, तो दर्पण का ध्रुव ये रहा और इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो PB हम कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को PB कह सकते हैं और PB का मतलब क्या होगा, तो U होगा। और U क्यों होगा, तो ये वस्तु की दूरी है। अब यहाँ पे माइनस U लिखा गया, तो मैं बता दूं आपको चिन्ह परिपाटी के हिसाब से जब हमारे दर्पण ध्रुव से अगर बाईं ओर जाते हैं तो हमारा माइनस होता है और दाईं ओर जाते तो प्लस होता है। तो यहाँ पर तो हम ध्रुव से बाईं ओर जा रहे हैं इसीलिए हमारा माइनस होगा और वस्तु की दूरी हमारी माइनस हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे माइनस U लिखी गई है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट दिया गया हम लोगों को प्रतिबिंब A1B1 की दूरी PB1 माइनस B होगा। अब ये कहाँ है, तो इसको देख लेते हैं। A1B1 हमारा ये रहा, ठीक है। अब A1B1 को हम P से ही मापेंगे, तो P हमारा ये रहा और P से यहाँ तक की दूरी को हम V बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा माइनस B दिया गया है, तो माइनस B क्यों दिया गया है, तो ये दर्पण की बाईं ओर है इसीलिए इसे माइनस B से सूचित किया गया। ये बात भी आप समझ गए कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस B होगी। क्लियर है। इसके आगे दिया गया दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC जो है वो कहाँ होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा P रहा और ये हमारा C रहा, इन दोनों के बीच की दूरी को हम PC बोलेंगे जो कि हमारे R से निरूपित किया जाता है। ओके, तो R से निरूपित करेंगे और ये भी बाईं ओर है इसीलिए इसमें माइनस लगेंगे, तो माइनस R यहाँ पे आपको दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। चौथा नंबर टॉपिक दिया गया है
तथा दर्पण की फोकस दूरी PF। तो PF ढूंढेंगे तो P हमारा ये रहा और F हमारा ये रहा, तो इन दोनों के बीच की दूरी को PF बोलेंगे, जो कि हमारे छोटे f से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें माइनस लगा हुआ है क्योंकि ये बाईं ओर की बात है, इसलिए इसमें -F डाला गया। यहाँ तक आपको क्लियर है कि 4 प्रकार के दूरियां दिए गए हैं, जिसका निरूपण हम लोगों ने लिख लिया, वो भी किस प्रकार से, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। और जो कि हमने अभी बताया उस तरीके से कि वस्तु की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी को क्या बोलेंगे और वक्रता त्रिज्या को क्या बोलेंगे, और चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम साइन क्या लगाने वाले, इन सब बातों को हम लोग जाना था। और उसी तरीके से हम लोगों ने इन चारों मानों को लिख लिया। ठीक है, इसके आगे हम लोग अपनी सिद्धि की ओर बढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र जो होता है वो 1/f जो होता है बराबर होता है 1/u + 1/v के। ये कैसे होता है? ओके प्यारे सहपाठियों, सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और सिद्धि में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ बातें दी गई है जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बातों को ढूंढेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC तथा A1B1C में अब पहले इन 2 त्रिभुजों को आप लोग ढूंढेंगे, मेरे साथ ढूंढते हैं। चलिए, तो ABC बोला गया, तो ABC ये वाला त्रिभुज हो गया, क्लियर है। उसके बाद बोला गया A1B1C, तो A1B1C कहाँ होगा, तो A1B1C ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। 2 प्रकार के त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे, जो कि हमने ब्लू कलर और लाल कलर से पेंट कर दिया है। इसके बाद इसमें ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्या सब ढूंढेंगे वो देखते हैं। तो पहले नंबर पे दिया गया है कोण ABC बराबर कोण A1B1C। इसको ढूंढेंगे। आप लोग कैसे ढूंढते हैं, तो ABC की बात कही गई है, तो ABC की बात करें तो ABC हमारा होगा यहाँ ABC, तो ABC जो होगा हमारा इस कोण पे मिलने वाला है। ओके, उसके बाद बताएगा A1B1C, तो A1 यहाँ, B1 यहाँ और A1B1C इस प्रकार से मिलने वाला है। ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री से हमारा बराबर होने वाला, समकोण 90 डिग्री से बराबर होने वाला, इसीलिए हमने लिखा कोण ABC बराबर कोण A1B1C। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कोण दिया गया हम लोग को कोण ACB। क्या दिया गया, ACB, तो ACB को ढूंढ लेंगे पहले। तो ACB हमारा हो जाएगा ACB ये वाला कोण, किस प्रकार से, तो ये वाला कोण को देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद बताया गया A1CB1। A1CB1 कैसे होगा, तो A1 ये रहा, C ये रहा और B1 ये रहा, तो मतलब ये वाला कोण जो होगा इस कोण की बात कही जा रही है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। वो कैसे, तो वो बताया जा रहा है हमको शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण मतलब कि सम्मुख कोण, मतलब कि सामने के कोण के हिसाब से बराबर होगा, जो कि हमने R बराबर 2F जब साबित किया था उस समय भी यह बात बताई थी आपको कि 2 तिर्यक रेखा जब काटते हैं तो सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझने के बाद मैं बता दूं आपको 2 एंगल मिल गए, क्या सब एंगल मिल गया है, तो आपको मिला है एक एंगल, तो आपको ACB जो कि आपको दिख रहा है, उसके अलावा दूसरा एंगल मिला है क्या, ABC और A1B1C। तो ये दोनों 90 डिग्री से बराबर थे। इस अकॉर्डिंग से हम कह सकते हैं कि हमारा तीसरा कोण जो होगा CAB, इसीलिए CAB बराबर CA1B1 हो जाएगा, जो कि हमारे बचा हुआ त्रिभुज में बचा हुआ एंगल है। तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाना चाहिए कि 2 एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में 3 कोण का मान जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, और 2 कोण आपस में बराबर हो गए, और जब 2 कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरे कोण का मान तीसरे कोण के लिए ही बचा रहेगा, तो इसका मतलब तीसरा कोण भी आपस में बराबर होने वाले। अतः हम कह सकते हैं कि अतः हमारे ए थ्योरम होता है, जो कि 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, एंगल एंगल एंगल, ये एक प्रकार का थ्योरम है जो कि आपको 9th क्लास में हमने बताया था। तो इसमें क्या है, तो हमारा त्रिभुज जो होगा सर्वांगसम हो जाएगा। क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज A1B1C हो जाएगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग से हम कह सकते हैं कि भुजा का अनुपात जो है बराबर होने वाला, जो कि हमारे 10th क्लास का थ्योरम नंबर 6 होता है कि अगर 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके भुजा का अनुपात जो होता है आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB बट्टा A1B1 बराबर BC बट्टा B1C, इसके अलावा AC बट्टा A1C, ये हमारा सर्वांगसम होने के कारण हो सकता है। अब इसमें हमें जिस चीज की जरूरत होगी उसे हम लिखेंगे। तो हमारे AB बट्टा A1 की जरूरत है, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया AB बट्टा A1B1। उसके अलावा जरूरत है BC बट्टा B1C का, जिसे हमने लिख लिया और इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ओके, तो समीकरण 1 मानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि आगे हम लोगों ने क्या किया है।
प्यारे सहपाठियों, इसके बाद हम लोगों ने कुछ रचना किए जो कि आपको इसमें पिक्चर में दिखाया जाएगा। तो रचना में दिया गया हमें क्या कि डी से DO लंब मुख्य अक्ष PC पर डाला। अब इस लंब को ढूंढने की कोशिश किया जाए। तो D से बोला जा रहा है, तो D पॉइंट हमारा यहाँ है, ठीक है। और D से लंब डाला गया DO, तो DO कहाँ है, तो DO हमारा ये पॉइंट रहा, ठीक है। तो लंब मुख्य अक्ष के PC पर डाला गया, तो मुख्य अक्ष हमारा कहाँ है, तो मुख्य अक्ष हमारा ये रहा है और इस पे लंब डाला गया DO, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो पिक्चर को साफ कर लेंगे हम लोग। अब देखते हैं आगे क्या बताया गया है। तो अब समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज DOF और त्रिभुज A1B1F में अब ये दो त्रिभुज ढूंढने की जरूरत है। अब कैसे ढूंढेंगे इस बात को बता देते हैं। तो DOF बोला गया, तो D हमारा ये रहा, O ये रहा और F ये रहा, तो DOF ये त्रिभुज हो जाएगा हमारा। ओके, ये त्रिभुज आपने देख लिया। इसके बाद हमें बताया गया A1B1F, तो A1B1F को ढूंढेंगे, तो A1B1F ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। दोनों के शीर्ष आपस में मिले हुए हैं। क्लियर यहाँ तक? ये दो त्रिभुज हो गए। अब दोनों त्रिभुज में हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे सहपाठियों, पहला एंगल दिया गया है कोण DOF बराबर A1B1F, जो कि आपको 90 डिग्री के हिसाब से बराबर होने वाले हैं। ओके, 90 डिग्री के हिसाब से बराबर होने वाले। यहाँ बताया गया कि समकोण 90 डिग्री से। क्लियर है? जो कि आप देख भी सकते हैं, क्योंकि लंब डाला था हमने D से DO, तो लंब डाला तो 90 डिग्री होगा ही, और ये तो प्रतिबिंब जब लंब डाले थे तभी बना था, तो हमारा दोनों 90 डिग्री से बराबर हो गया। ओके, दूसरे कोण की बात कर लेते हैं। दूसरे कोण में बताया गया DFO। DFO कहाँ होगा? D से DFO ये वाला कोण, ठीक है। ये वाला कोण जो बराबर होगा किसके? तो A1FB1 के। A1FB1 कहाँ होगा? A1FB1 के। तो ये वाला कोण हमारा बराबर होगा कैसे? तो ये बताया गया हमें शीर्षाभिमुख कोण से, मतलब कि सम्मुख कोण से। जब हम लोगों ने इतना कर लिया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा साफ कर लेते पिक्चर को। तो हमने पिक्चर को साफ कर लिया है। अब मैं बता दूं कि हम लोगों ने दो एंगल ढूंढ लिए हैं और दो एंगल हम लोगों ने बराबर कर लिया है। कौन कौन से एंगल? तो ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री। उसके बाद ये सम्मुख कोण और ये सम्मुख कोण। जब ये आपस में बराबर हो गए तो उसके बाद क्या होगा? तो हमारा आखिरी तीसरा कोण जो होगा वो आपस में अवश्य ही बराबर होंगे। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा तीसरा कोण जो होगा वो आपस में बराबर होने वाला है। तो वो कौन सा कोण होगा? तो वो कोण होगा कोण FDO, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ऊपर में। इसके अलावा कोण बताया गया है FA1B1। FA1B1 कहाँ होगा? तो ये हमारा FA1B1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, और जब ये तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले त्रिभुज में किया था, तो क्या हो जाएगा? तो ये हमारा अतः AAA से, क्या से? AAA से बराबर हो जाएगा। एंगल 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 एक थ्योरम होता है, जो कि हमने पीछे भी बताया। उसके अकॉर्डिंग से हमारा त्रिभुज जो है, कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज DOF सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज A1B1F के। और जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो उनके भुजा का अनुपात क्या होगा? तो बराबर होगा। तो भुजा का अनुपात को हम बराबर कर लेते हैं। तो भुजा के अनुपात में दिया गया है DO बट्टा A1B1, जो कि आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इसका DO लंब हो जाएगा और इसका A1B1 लंब हो जाएगा, जो कि अनुपात में आ गए। इसका अनुपात जो है दूसरे भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो दूसरा भुजा क्या है? तो हमारा आधार जो है OF जो बराबर हो जाएगा B1F के। तो B1F हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इसके बराबर हो जाएगा तीसरा भुजा जो है DF, वो बराबर हो जाएगा किसके? तो A1F के, जो कि आपका तीसरा भुजा हो जाएगा। कहाँ से? तो ये रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बराबर हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि OF B1F के और DF A1F के बराबर हो गया। इसके बाद हम लोग आगे जब ले चलेंगे तो क्या होगा? तो प्यारे मित्रों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमने कुछ चेंजिंग किए। अब चेंजिंग क्या क्या है? तो हमने DO बट्टा A1B1 लिखा है और इधर लिखा है OF बट्टा B1F। अब क्या चेंजिंग करेंगे? तो यहाँ समझने की बात है, चूंकि AD पैरेलल है BC के। AD पैरेलल है किसके? BC के। तो AD कहाँ है? तो AD हमारा ये रहा, ठीक है। AD पैरेलल हमारे BC के, तो जो हमारे मुख्य अक्ष के पैरेलल है, ठीक है। और जब पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? हमारा AB बराबर DO हो जाएगा, ठीक है। जब पैरेलल है तो AB बराबर हो जाएगा DO के, क्योंकि AB का डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा DO के। ये बात हम कह सकते हैं कि दोनों समांतर है तो बीच की दूरी बराबर होगी। इसलिए हमने यहाँ लिखा है AB बराबर DO लिखा है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने यहाँ का DO जो था उसे हम AB में कन्वर्ट कर लिए। कैसे? तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि AD पैरेलल है PC के,
तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर डी ओ, तो इसीलिए हम डी ओ के बदला में ए बी लिख सकते हैं और ए बी बटा A1B1 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ से हम लोगों ने लेकर आया। ओके, और इस साइड तो OF बटा B1F है ही, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे चलते हैं। इसके आगे बताया गया दर्पण MN बहुत ही कम द्वारक का हो तथा बिंदु O ध्रुव P से काफी नजदीक हो। अब क्या बताया गया, हम लोगों ने जो दर्पण लिया था अवतल दर्पण, वो कम द्वारक का हो। कम द्वारक मतलब कि इसका डिस्टेंस जो ध्रुव का डिस्टेंस और वस्तु के आने वाले प्रकाश के बीच का डिस्टेंस जो काफी कम हो, इसी बात को बताया गया कि दर्पण MN बहुत ही कम द्वारक का हो, मतलब कि ज्यादा इसकी दूरी फोकस ना हो तथा बिंदु O जो है, मतलब कि जो हमने लंब डाला था वो बिंदु P के काफी नजदीक में हो। तो सिचुएशन क्या हो सकती है, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा A1B1, जो हमारा LHS था वो LHS लिखेंगे और OF के बदले में जो हमने यहाँ पे लिखा था क्या कि OF, ये हमारा इतना दूरी था, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाकर क्या कर लेंगे तो PF कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर PF कर लिया और नीचे B1F जो था उसे हम लोग B1F ही रहने देंगे। इसे हम लोग मान लेंगे सेकेंड नंबर समीकरण। ठीक है, इसके आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कम द्वारक का मतलब कि O बिंदु जो है P बिंदु से काफी कम दूरी पे है, जो कि नौगण्य है और नौगण्य होने के कारण हम इसे OF को PF लिख सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ओके, तो प्यारे सहपाठियों, इतना करने के बाद हम लोगों ने दो समीकरण माने और दोनों समीकरण में हम लोग तुलना करने वाले। तो हमने यहाँ लिखा फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण में क्या सब बातें दिए गए थे वो आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है। ए बी बट्टा A1B1 बराबर BC बट्टा B1C। ओके, पहले समीकरण में था और दूसरे समीकरण में दिया गया था ए बी बट्टा A1B1 बराबर PF बट्टा B1F। ये दो प्रकार के समीकरण थे और हम लोग दोनों समीकरण में तुलना कर रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड से। तो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में हम देख रहे हैं क्या कि हमारा LHS जो है वो आपस में बराबर है। ये आप देखने की कोशिश करें, ये ए बी बट्टा A1B1 ए बी बट्टा A1B1 मतलब LHS बराबर है। तो जब हमारा LHS बराबर होगा तो RHS बराबर होना चाहिए। RHS हम लोग बराबर करेंगे तो RHS में हमारे पहले समीकरण में क्या है, तो पहले समीकरण में हमारा RHS BC बट्टा B1C जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद दूसरे समीकरण का RHS क्या है, तो PF बट्टे B1F जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसे हम लिख लेंगे PF बट्टे B1F जो कि हमने यहाँ तक लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद हम लोग दोस्तों कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। अब आगे क्या बढ़ेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने BC को लिखा है कहाँ, तो BC के बारे में हम कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखा है, तो उसको कैसे लिखे इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो BC हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो BC हमारा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होगी जो BC है। ओके, ये दूरी है, इस दूरी को कुछ कह नहीं सकते अपने गोलीय दर्पण में, और गोलीय दर्पण में इसको कुछ नहीं कह सकते तो हमें यहाँ पे साबित करने में दिक्कत होगी। इसके लिए हमने क्या किया, तो हमने लिखा PC घटे PB। तो PC कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो PC यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा जो कि हम इसे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ये चलेगा। उसके बाद PB हमने लिखा है तो PB कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम वस्तु की दूरी बोलते हैं। तो ये हमारा दो तरीके से मिल जाएगा। तो हम BC का मान भी निकाल लेंगे। कैसे, तो हम कह दें आपको कि आपके पास ये 10 रुपये है, आपके पास अगर 2 रुपये बचाने के लिए बोला जाए 10 रुपये में से, तो आप 8 घटा लेंगे तो आपको 2 रुपये बच जाएंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या है कि PC घटे PB कर लिया ताकि हमें CB प्राप्त भी हो जाएगा और हमें मान भी आसानी से पुट करने में हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हमने नीचे लिखा है B1C। तो B1C के लिए क्या लिखा हम लोगों ने, इसको इरेजर कर लेते हैं, इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने लिखा है B1C के बदले में नीचे देख रहे हैं आप कि नीचे में लिखा गया है PB1 माइनस PC। तो PB1 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो PB1 P से यहाँ से लेके PB1 यहाँ तक की दूरी हो जाएगी जो कि प्रतिबिंब की दूरी होती है, इसे भी से सूचित किया जाता है। ओके, इसके अलावा PC बोला गया है तो हम इसमें से PC घटा लेंगे तो PC हमारा यहाँ तक हो जाएगा जो कि वक्रता त्रिज्या होता है। तो प्रतिबिंब की दूरी में से अगर वक्रता त्रिज्या घटा लेंगे तो हमारा क्या प्राप्त चल जाएगा, वो पता चल जाएगा B1C। तो इस दूरी को पता करने के लिए हम प्रतिबिंब की दूरी में से वक्रता त्रिज्या घटा लेंगे तो हमारा ये दूरी पता चल जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है PB1 माइनस PC। ओके, उसके बाद RHS में चलते हैं। तो हमारा PF जो होता है, PF को हमने PF ही लिखा है। PF को PF क्यों लिखा है, तो मैं बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं और यही PF है। तो हम फोकस दूरी को क्यों बदले, हमें तो फोकस दूरी साबित ही करनी है, इसलिए हमने इसे नहीं बदला है। ओके, इसके आगे RHS का चौथा पॉइंट दिया गया B1F को हमने बदला है PB1 माइनस PF में।
तो B1F कहाँ पे है वो ढूंढते हैं। तो B1F हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी और जो कि हमारा किसी भी प्रकार का डिस्टेंस नहीं होता है। तो इसको ढूंढने के लिए हमने क्या किया, तो PB1 हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा जो कि प्रतिबिंब की दूरी होती है। इसमें से हम अपने फोकस दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा लेंगे तो हमारा ये डिस्टेंस पता हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। इतना कुछ समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम अपने पिक्चर को साफ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पिक्चर को साफ कर लिया है और आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा है उसको दिखाते हैं। तो हमने PC को लिखा है -R। ये कैसे लिखा इसको समझते हैं। तो PC कहाँ से कहाँ तक होगा, तो PC हमारे यहाँ से यहाँ तक होगा जिसे वक्ता त्रिज्या बोलेंगे और वक्ता त्रिज्या को हम R से इंडिकेट करते हैं, इसीलिए हम R बोलेंगे। और ये दर्पण के पीछे इसीलिए -R हो जाएगा। ये बात क्लियर है, इसीलिए हमने यहाँ पे -R लिखा है। इसके बाद हमने लिखा है PB के बदले में यहाँ पे -U। तो ये माइनस तो हमारा पहले से यहाँ माइनस आएगा और -U कैसे लिखे, तो PB को ढूंढते हैं। तो PB हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा जो कि वस्तु की दूरी होती है जिसे U से लिखा जाता है और ये माइनस में होगा क्योंकि दर्पण के बाईं ओर है इसलिए -U हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोगों ने नीचे का लिखा है PB1। PB1 को क्या लिखा है, तो हमने लिखा -B। तो PB1 ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, इसे V से सूचित करते हैं और दर्पण की बाईं ओर होने के कारण इसे माइनस में लिखेंगे, इसीलिए हमारा ये -B हो जाएगा। ओके, ये माइनस हमारा यहाँ पे चला आया। उसके बाद हमने आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, तो हमने PC को लिखा है -R, जो कि आपको ऊपर भी बताया कि PC को हमने -R लिखा है। वो कैसे लिखा इसको समझने की आपको जरूरत नहीं है, आपको हमने समझा दिया है। ओके, इसके आगे हमने लिखा है PF को -F। कैसे, तो PF जो होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है और इसे छोटे f से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हमने -F लिखा बिकॉज ये बाईं ओर है, इसीलिए हमने इसे -F डाला है। फोकस दूरी को -F डाले हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि क्या बताया गया है। उसके बाद PB1। तो PB1 तो हमने यहाँ भी आपको बताया, तो इसको हम -B लिखेंगे जो कि यहाँ पे भी आपको हमने समझाया कि PB1 को हमने -B लिखा है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे हमने PF को -F लिखा है जो कि आपको ऊपर भी दिखाया गया है किस प्रकार से लिखे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि किस प्रकार से हमने लिखा है। अब इतना कुछ करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा प्राप्त क्या हो चुका है, तो हमारा -R प्राप्त हो चुका है, -U प्राप्त हो चुका है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद -B -R इक्वल टू -F बट्टे -B -F प्राप्त हो चुका है। अब इसे हम लोग आगे तोड़ने वाले हैं। इसे कैसे तोड़ेंगे इसको समझते हैं बारी बारी से। ओके, तो इतना करने के बाद हम लोग करेंगे साइन में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक ही तरीके का साइन दो दिख रहे हैं, माइनस और माइनस। तो इसे हम लोग साबित करने के लिए हटाएंगे। तो हम बता दें -R का हमारा -R हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाएगा और इसके बाद -U को हम U में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो -R जो था -R ही रहेगा और माइनस प्लस U हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नीचे -B था तो -B होंगे। उसके बाद हमारा माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में ये हम R लिख सकते हैं। क्या होगा, प्लस में R लिख सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम इक्वल डालेंगे। इक्वल डालने के बाद हमारा ऊपर में था -F और यहाँ भी -F डाल देंगे डायरेक्टली। उसके बाद नीचे में था -B तो -B डाल दिए और ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस, जो कि हमने यहाँ माइनस प्लस डाल दिया। ये हमारा F जो है वो यहाँ पे +F हो जाएगा। यहाँ तक समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्या हो चुका है यहाँ तक, तो -R + U बट्टे -B प्लस R इक्वल टू -F बट्टे -B प्लस F। यहाँ तक हम लोगों ने ला दिया है और इसको हम आगे लेकर चलेंगे। ये हमारा आगे जाने वाला है, इसको हम साबित करेंगे। तो जो हमने लाया है उसी को हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, नोट कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने इसको बदलने की कोशिश की। तो बदलने की कोशिश क्या की है तो उसको आप समझ लेंगे। यहाँ पे हमने -R लिखा हुआ था तो -R को हम 2F लिख सकते हैं, जो कि हमने आपको पीछे साबित करके दिखाया था R बराबर 2F। इसी अकॉर्डिंग से हम यहाँ पे 2F लिख लेंगे और 2F लिखने के बाद हम इसको बदलते चले जाएंगे। तो जहां जहां R है वहां हम 2F किए, बाकी हमारा जो भी इक्वेशन में था वही हमने नोट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं -R का हमने 2F लिख दिया माइनस में, +U का +U, उसके बाद नीचे में था -B तो -B
प्लस आर का हो गया हमारा क्या है, तो प्लस आर का हो गया प्लस 2f। ओके, इस साइड की बात करें तो बराबर में माइनस एफ का माइनस एफ, उसके बाद माइनस बी प्लस एफ। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आसानी से समझ चुके हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो हमारा आ चुका है माइनस 2f प्लस यू बट्टे माइनस बी प्लस 2f बराबर में है माइनस एफ बट्टे माइनस बी प्लस एफ। ओके, अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है क्या कि इस साइड के ऊपर वाले के इस साइड के नीचे वाले से और इस साइड के नीचे वाले को इस साइड के ऊपर वाले से गुना करना होता है, जो कि हम अब करने वाले हैं। अब करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर दिया गया है माइनस 2f प्लस यू, जो कि हमारा ऊपर वाला भाग है, और इसके नीचे वाले भाग से गुना करेंगे तो माइनस भी प्लस एफ हो जाएगा। ओके, इसके अलावा इधर का है माइनस भी प्लस 2f, तो माइनस भी प्लस 2f, इसको गुना करना है हमको किससे, ऊपर वाले से, तो हमारा एफ से गुना हो जाएगा। ओके, इसको करते हैं बारी बार से गुना, तो माइनस बी प्लस एफ से बराबर में माइनस बी प्लस 2f को एफ से गुना करना है। इसको बढ़ाएंगे तो हम दिखा रहे हैं आपको कि इसको हम बारी बार से गुना करेंगे तो 2f जो है माइनस में, इसको इससे एक बार और एक बार इससे होगा। तो इस प्रकार से माइनस 2f को जब किए v से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f को v से जब किए तो 2vf हो जाएगा। उसके बाद हमने माइनस 2vf को f से किया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, और 2f का f से करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो u का गुना किया किससे, तो एक बार किया v से और एक बार किया f से। तो कैसे किया, तो प्लस u को हमने माइनस v से किया तो प्लस माइनस माइनस, और u v का किया तो u v हो जाएगा। उसके बाद u को हमने किया क्या कि f से गुना किया तो प्लस 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 हो जाएंगे, और uf का uf हो जाएगा। ओके, तो LHS में हो गया 2fv माइनस 2f स्क्वायर माइनस uv प्लस uf। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद RHS में चलते हैं, तो RHS में उसी प्रकार करेंगे, इसको एक बार इससे और एक बार इसको इससे, फिर से गुना होगा। तो माइनस v को हम गुना कर रहे हैं माइनस एफ से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में भी एफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम करेंगे 2f को, तो प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2f को करेंगे एफ से तो 2f स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा प्राप्त हो गया प्लस भी एफ माइनस 2f स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ एक माइनस में 2f स्क्वायर है और यहाँ भी माइनस में 2f स्क्वायर है, और ये बराबर के एक दूसरे के साइड है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो हम इसको काट कर हटा सकते हैं। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, बिकॉज क्योंकि अगर हम इसका साइन परिवर्तन करते हैं, बराबर के साइड लाते हैं तो साइन परिवर्तन हो जाएगा, और जैसे ही साइन परिवर्तन होगा तो घटाव का काम होना ही होना है, इसलिए हम उसी साइड में काट कर इसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद बचा क्या है, उसको लेकर आते हैं। ओके, तो हमारा ये दोनों कैंसिल हो चुका है। उसके बाद हमारा बचा है 2bf, तो हमने यहाँ लिखा 2bf। उसके बाद बचा है इस साइड में बचा हुआ vf, तो हमने vf के पास vf को ले आया तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस बार प्लस में तो माइनस vf हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, तो uv को उस साइड भेज दिया, तो uv माइनस में तो इधर हो जाएगा प्लस में, और इधर uf जो है प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में। यहाँ तक क्लियर है। तो हम आगे करते हैं क्या, आगे हुआ हमारा कि 2vf माइनस fv, तो fv कहें या vf कहें तो वही हुआ। तो हम दो में से अगर एक को घटाएंगे तो एक vf हमारा बचने वाला है। इसके अलावा जो इस साइड था उसे हम ऐसे ही नोट कर दिए। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बताया गया दोनों ओर uvf से भाग देने पे क्या किया हमने, तो दोनों ओर uvf से भाग दिए। क्यों, हमने भाग जो दिया है वो हमारे फॉर्मूले को साबित करने का सबसे लास्ट प्रोसेस है, जो कि हम अब कर रहे हैं। तो लास्ट प्रोसेस में चलते हैं सीधे। तो हमने सभी को uvf से भाग दे दिया, जो सब बचे हुए थे। तो बचा क्या हुआ था, fv बराबर uv माइनस uf बचा हुआ था, जिसमें हमने क्या किया, तो uvf और uvf से भाग दे दिया, भाग मतलब कि बट्टा कर दिया। उसके बाद करने के बाद हमारा क्या प्राप्त हुआ, इसको दिखाते हैं आपको। ओके, तो हमारा यहाँ f से f कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल। उस अकॉर्डिंग से हमारा क्या बचा, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो एक बचेंगे सभी जगह। तो हमारा एक बचा है सभी जगह ऊपर में, और नीचे में क्या बचा है, तो यहाँ पर u बचा तो यहाँ हमने u दे दिया, यहाँ पर f बचा तो हमने यहाँ पर f दे दिया, यहाँ पे v बचा तो यहाँ पर v दे दिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो इस अकॉर्डिंग से हम कह सकते हैं 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v हो गया हमारा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, तो अदला बदली कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से चल लेते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। जिस तरीके से हम लेकर जाएंगे, तो हमने क्या किया है, इसको बदलने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे हमारा 1/u जो है उसको उस साइड भेजेंगे और 1/f को हम इस साइड ले आकर आएंगे। तो ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो 1/f हमने यहाँ पर लिख लिया है, 1/f हमारा हो गया। उसके बाद हमने वहाँ पे माइनस में 1/v तो पहले से था, तो 1/v को हम ऐसे लिख दिए, ये वाला 1/v यहाँ पे नोट कर दिए। उसके बाद हमारा 1/u जो था इसे हम 1/u को इस यहाँ पर ले आए। तो कैसे ले आए, तो इसको भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग से हमारा 1/f जो है माइनस में हो गया, 1/v माइनस में पहले से था, 1/u माइनस में हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग माइनस को कॉमन लेते हैं। कहाँ तक कॉमन लेंगे, तो इतने दूर में से कॉमन लेंगे, जिसमें से हम दोनों के साथ माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा माइनस कॉमन हो गया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग से क्या हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस जो है कॉमन चला आया और 1/f के साथ जो माइनस था ये माइनस कैंसिल कर देंगे। तो हमारा 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/u प्लस 1/v, क्योंकि हम 1/u को इधर भी लिख सकते हैं, 1/v को उधर भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस अकॉर्डिंग से हम कह सकते हैं कि हमारा दर्पण सूत्र जो था 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v ये साबित हो गया, वो भी व्युत्क्रमानुपाती में। तो इस अकॉर्डिंग से हम लोग अपने दर्पण सूत्र को साबित करने वाले हैं। आप लोग को अगर कहीं डाउट रह गया होगा तो आप इसको फिर से रिवीजन करके देखेंगे। इसके अतिरिक्त नहीं समझ में आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम आपको फिर से इस क्लास को दोबारा लेने की कोशिश करेंगे, दोबारा समझाएंगे, लेकिन तब तक समझाएंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो मेरे प्यारे सहपाठियों, ये हमारा दर्पण सूत्र था। दर्पण सूत्र को हमने समझाने की कोशिश की और आपने समझने की कोशिश की। हमने जहां तक हो सका कहीं ना कहीं डिटेलिंग करके दिखाया है, काफी अंदर तक दिखाया है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो सके। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में दर्पण सूत्र में उत्तल दर्पण के साथ। तब तक के लिए आप अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करना सीखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। आने वाले समय में आपको इसका उपयोग जो है काफी हद तक होने वाला है, इसलिए आप इसको तैयारी करते रहेंगे और अपना स्टडी को बरकरार रखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास में 9 बजे। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे सहपाठियों। सुबह के 9 बज चुके हैं और आप लोग जुड़ चुके हैं ऑनलाइन स्टडी सेंटर सूरज सर YT क्लासेस के साथ, जिसमें आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स क्लास में एक नया भाग लेने वाले हैं। वो भाग होगा हमारा भाग नंबर 10, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, जो कि क्लास हम लोग का चल रहा है, रेगुलरली चल रहा है, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे रिलेटेड हम लोगों ने 9 क्लास पढ़े हैं और आज हम लोग 10वां क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ आज अलग पढ़ने वाले और कुछ खास पढ़ने वाले, जिसकी जरूरत हमें आने वाले समय में होते रहती है। तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इससे पिछला क्लास भी हम लोगों ने अवतल दर्पण में जो दर्पण सूत्र को साबित करना सीखा था, वो भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास था, जिसको अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग पहले उसका क्लास कर लेंगे और उसके बाद आज क्लास आप लोग करेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में इसका जो उपयोग हो तो आप आसानी से इसे केयर कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आज बिना देरी किए अपने क्लास के अंदर और देखते हैं कि आज हम लोग को भाग नंबर 10 में क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को कि इससे पिछले क्लास मतलब कि 9 नंबर भाग जो हमारा क्लास का था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करने की विधियों को। और आज की क्लास में मैं बता दूं आपको कि आज हम लोग फिर से एक बार दर्पण सूत्र को पढ़ेंगे। आप लोग का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और आज हम लोग अवतल दर्पण को छोड़कर उत्तल दर्पण में इस बातों को साबित करना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने कुछ मिस्टेक्स किए होंगे पिछले क्लास में, तो आज आप अगर इस क्लास को देखते हैं, समझते हैं और केयर करते हैं, तो आसानी से मैं बता सकता हूं कि आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करने वाला प्रोसेस जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग आज का क्लास काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे, कॉन्शियस होकर देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करना देखेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। तो दर्पण सूत्र वह सूत्र है जिसकी सहायता से वस्तु, बिंब तथा दर्पण के फोकस के मध्य संबंध और गणितीय आकलन किया जा सकता है। इससे पीछे की क्लास में भी हम लोगों ने इस बातों को डिस्कशन किया था कि दर्पण सूत्र किसे कहा जाता है। तो दर्पण सूत्र उसे कहा जाता है जिसकी सहायता से हम वस्तु और प्रतिबिंब और फोकस के बीच में गणितीय आकलन करते हैं, मतलब कि उनके बीच जो न्यूमेरिकल टाइप्स हम आकलन करते हैं, उनके बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, वही हमारा दर्पण सूत्र होता है। या वो अवतल दर्पण हो चाहे वो
उत्तल दर्पण हो। तो ये बात हमारा दर्पण सूत्र बता रहा था। इसके अलावा दूसरा परिभाषा में हम लोग को दिया गया दर्पण सूत्र की परिभाषा में, इसको हम बता देते हैं आपको। दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। इसको अगर नॉर्मल समझे तो वस्तु की दूरी जिसे हम u कहते हैं, इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम लोग v कहते हैं, और फोकस दूरी जिसे हम लोग छोटे f से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों के बीच में अगर हम जो सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं वही हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v का मतलब होता है कि फोकस का व्युत्क्रमानुपाती वो जो होता है दर्पण के वस्तु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती प्रतिबिंब के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के योग के बराबर होता है। कौन सा चीज, तो वो फोकस दूरी। ये बात हम लोग देखने वाले हैं। दर्पण सूत्र में हमारा ये चीज होता है कि फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में ये संबंध होता है कि वस्तु और प्रतिबिंब के व्युत्क्रमानुपाती का योग अगर करेंगे तो हमारे फोकस के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को साबित करना सीखेंगे। ये तो हमारा थ्योरी था, इस बात को हम लोग साबित करना सीखेंगे कि साबित कैसे किया जाता है। प्यारे सहपाठियों, दर्पण सूत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें दिए गए हैं, इनको पहले जान लेंगे ताकि हमें दर्पण सूत्र साबित करने में किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। तो यहाँ दिया गया किसी गोलीय दर्पण के लिए जो जो बातें होती है उन सब बातों को आपको टॉपिक वाइज दिया गया है, जिसे आप लोग समझने वाले हैं। पहले नंबर में दिया गया ध्रुव P से वस्तु A की वस्तु दूरी PA को वस्तु दूरी या बिंब दूरी कहा जाता है। इसे U से निरूपित किया जाता है। अब क्या बताया गया, हमारा दर्पण होता है और दर्पण में क्या होता है, तो P एक ध्रुव होता है, जो कि आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक पिक्चर बनाकर दिखा देता हूँ इसी पे। तो ये हमारा मान के चलिए कि ये हमारा एक दर्पण हो गया और दर्पण के किसी बिंदु पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। इसे P से सूचित किया जाता है। और मान लीजिए कि ये हमारा वस्तु है जिसे हम AB कहते हैं। ठीक है, AB कह दिए तो A और P के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे, तो वस्तु की दूरी कहेंगे, जिसे U से सूचित किया जाता है। अब कैसा साइन होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इस बातों को आप समझेंगे, जो कि आपको हमने चिन्ह परिपाटी समझाया था उसके अकॉर्डिंग से। अगर चिन्ह परिपाटी आप नहीं समझते तो पिछला क्लास जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपका इसका लिंक मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसको ढूंढ सकते हैं और आप वहां से चिन्ह परिपाटी वाला क्लास कर सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके, क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर में दिया गया ध्रुव P से प्रतिबिंब A1 की दूरी PA1 को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसे संकेत V से निरूपित करते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। कैसे समझेंगे इसको, तो मान के चलते हमारा ये एक दर्पण था, दर्पण मान लिए, इसके बाद हमारा एक मुखक्ष हो जाएगा जो कि यहाँ पे ध्रुव हो गया, इसे हम P कहते हैं। उसके बाद हमारा वस्तु यहाँ पे हो गया AB। ओके, अब कहीं ना कहीं हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा इस तरीके से और ये हमारा A1 B1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं, आपको पीछे समझाएगा इसीलिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। तो ये जो हमारे A1 से लेकर P के बीच की दूरी होगी यही हमारा प्रतिबिंब दूरी होगी, इसे V से सूचित किया जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग, तीसरे टॉपिक को देखेंगे। प्यारे बच्चों, तीसरा टॉपिक दिया गया हम लोगों को ध्रुव P से दर्पण के फोकस F की दूरी PF को फोकस दूरी कहा जाता है। इसके बारे में हमने पीछे आपके साथ डिस्कशन किया था, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और इसे संकेत छोटे f से किया जाता है कि छोटा f अगर लिखा देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा फोकस दूरी है, और बड़ा f देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये फोकस का निर्देशांक है, यहाँ मतलब कि इस पॉइंट पे हमारा फोकस है। ये बात आपको क्लियर है? आगे के पॉइंट में दिया गया चौथा नंबर पॉइंट, ध्रुव P से दर्पण के वक्रता केंद्र C की दूरी PC को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से निरूपित करते। किससे सूचित किया जाता है, तो बड़े R से सूचित करते। किसे, वक्रता त्रिज्या को, जो कि हमारा बड़ा वाला R से निरूपित किया जाता है। ये बात आपको हम पीछे भी बताया, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, चलते नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये बातें थी हमारी दर्पण से रिलेटेड और दर्पण में जो दूरियां होती है उनसे रिलेटेड, कि वस्तु की दूरी को U बोला जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को V बोला जाता है, फोकस दूरी को F बोला जाता है और वक्रता त्रिज्या को R से निरूपित किया जाता है। इन चारों बातों को जानने के बाद हम लोग दर्पण सूत्र पर चलेंगे, दर्पण सूत्र प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्यारे मित्रों, यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग सीधे चलेंगे अपने दर्पण सूत्र को साबित करने के लिए कि उत्तल दर्पण में हम लोग दर्पण सूत्र को कैसे साबित कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर टॉपिक में दर्पण सूत्र के बारे में देखते हैं कि क्या सब हमें करना है। ओके,
तो हम लोगों ने जो किया है, जैसे गिवन नोट्स लिखते थे पहले, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण का जो हम दर्पण सूत्र साबित करेंगे, इसमें भी हम लोग गिवन नोट्स लिखेंगे। तो वो क्या लिखना है हमें, वो देख लेते हैं। माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है। आप यहाँ पे साथ साथ समझते हुए चलेंगे कि Mn हमारा क्या था, तो ये हमारा उत्तल दर्पण था। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया। उसके बाद बताया गया जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसमें आप देख लेंगे कि हमारा जो है ध्रुव जो था वो ध्रुव था हमारा P, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या C था। ठीक है, इसके बाद बताया गया इसके मुख अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी है। अब किसी एक बिंदु पर क्या है, तो वस्तु AB रखा गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि AB वस्तु हमारा रखा गया। इसके बाद वस्तु के सिरे A से मुख अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण AD। अब इस बात को ढूंढते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वस्तु के शीर्ष A से, तो वस्तु का शीर्ष कहाँ पे है, तो वो देख लेते हैं। वस्तु का शीर्ष हमारा यहाँ पे है और यहाँ से चलने वाला किरण जो है ये हमारे दर्पण पे जाएगा, दर्पण पे चला गया, जिसे हम AD कहेंगे। ओके, इस तरीके से गया है। और ये जो क्या हुआ, तो ये दर्पण के बिंदु D से टकराती है। तो किस बिंदु से टकराई है, तो दर्पण के बिंदु D से टकराई, जो कि यहाँ पर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं और आगे बताते हैं। परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस F से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें थोड़ा चेंजिंग किया गया। इससे पीछे का नोट्स जो था वो हमारे पिछले क्लास से भी मिल रहा था, लेकिन अब कुछ परिवर्तन किया गया, उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या परिवर्तन हुआ है, तो हमने ले गया ये किरण को अपने दर्पण पे। दर्पण पे किरण जाने के बाद क्या हुआ, तो ये दर्पण पे पड़ा और ये रिफ्लेक्ट होकर इस दिशा में चली गई। लेकिन ये हमें तो मुख अक्ष पे नहीं आएगी, तो हमें मुख अक्ष पे तो लेकर जाना होगा, जैसे कि हमने बताया हुआ था। तो मुख अक्ष पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम पीछे लेकर आएंगे। पीछे लेकर आते हैं तो किस प्रकार से जाएगा, तो ये हमारा इस प्रकार से पीछे जाएगा। ठीक है, और पीछे जब जाएगा तो हमारा क्या प्राप्त होगा, वो हमारा प्राप्त होगा फोकस से ये जाती हुई दिखेगी। क्लियर है यहाँ तक। तो इसीलिए हमने कहा कि गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे जा रहा है। दर्पण के पीछे हम सही से देख नहीं सकते, तो ये सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करेंगे तो प्रतीत होती हुई नजर आएगी, इसीलिए हमने कहा है कि गुजरती हुई प्रतीत होती है। ओके, इसके आगे दूसरी किरण AE दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस जाती हुई प्रतीत होती है। इसको ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो AE बोला गया। क्या बोला गया, तो AE बोला गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और AE को कैसे ढूंढेंगे, तो हमारा A यहाँ पर था और E यहाँ पर था, तो AE एक किरण जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से जा रहा है और ये हमारे मुख अक्ष पे फिर नहीं आया, तो इसे हम मुख अक्ष पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे ले जाएंगे, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम ले जाएंगे मुख अक्ष पे। तो मुख अक्ष पे लेकर चले गए, तो मुख अक्ष पे जहाँ से जाएगा तो वो हमारा C हो जाएगा। तो ये हमारे दर्पण के पीछे जा रहा है, तो ये भी हमें प्रतीत ही होने वाली, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि वापस उसी मार्ग पर जो आती है और जाती है। तो क्योंकि वक्रता केंद्र पे जो होता है कोई भी किरण लंब होता है, और लंब होता है तो आती है जिस माध्यम से, उसी माध्यम में उसी प्रकार वापस लौट जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम से उसी प्रकार वापस लौट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके आगे है दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A1 पर। दोनों परावर्तित किरणें क्या हुई, तो बिंदु A1 पे। तो A1 कहाँ है, तो A1 यहाँ पे है, जहाँ पे टकराई है दोनों परावर्तित किरणें, प्रतिच्छेदित करती है। इस बिंदु A1 से मुख अक्ष पे डाला गया लंब A1 B1। इस बात को समझते हैं, ये जो हमारा बिंदु कटान बिंदु मिला, इससे अगर हम अपने मुख अक्ष पे लंब डालेंगे तो ये हमारा A1 B1 प्राप्त हो जाएगा। इसे ही हम AB का प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये वस्तु AB का प्रतिबिंब है। कौन, A1 B1। ठीक है, इस बात को समझ लिया आप लोगों ने। तो ये हमारा गिवन नोट्स था, इसे आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से पिक्चर बनाने के बाद जैसा जैसा काम करेंगे उस बातों को अपने गिवन नोट्स में लिखेंगे, ताकि आपका जब कॉपी चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छा लगे और आपको मार्क्स अच्छे तरीके से दिया जा सके। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग आगे। आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो गिवन नोट्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग दर्पण सूत्र को साबित करना स्टार्ट करते हैं। तो दर्पण सूत्र को स्टार्ट करने में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो अब माना कि क्या मानेंगे, तो वस्तु AB की दर्पण के ध्रुव से दूरी PB। अब इस बात को देख लेते हैं कि वस्तु की दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी PB हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, तो -u बोलेंगे। क्यों -u बोलेंगे, तो इस बात को समझ लेते हैं। हमारे ध्रुव से ये बाईं ओर जा रही है और बाईं ओर जाने के कारण ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे
वस्तु की दूरी जो लिखेंगे वो -u लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा -u हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब A1 B1 की दूरी PB1। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और P यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? PB1। इसे V से लिखा जाता है, प्रतिबिंब की दूरी V होती है और ये हमारा प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये हमारे दाहिने साइड जा रही है, दाहिने साइड प्लस होती है इसलिए प्रतिबिंब की दूरी प्लस हो जाएगी, मतलब कि +V हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा V हो जाएगा। ओके, इसके बाद तीसरे नंबर में दिया गया है दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC। तो PC कहाँ पे होगा? P ये रहा और C ये रहा, तो PC, तो इसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं जो कि दाहिने साइड है, ये भी प्लस में होगा और इसे R से लिखा जाता है, तो हमने इसे R लिख दिया। ठीक है, इसके आगे चौथे नंबर में तथा दर्पण की फोकस दूरी PF। तो PF कहाँ पे होगा? तो P यहाँ है और F यहाँ पे है, तो PF हो जाएगा और PF की दूरी हमारा छोटे f से लिखा जाता है। ठीक है, और ये हमारे दाहिने साइड है इसीलिए क्या हो जाएगा? तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे +F लिखा है। ओके, तो हमने 4 प्रकार की दूरियां लिखी है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की दूरी। ये 4 प्रकार की दूरियां लिखी है। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम लोगों ने साइन भी यूज किया है। इसके बाद हम लोग सीधे अपने दर्पण सूत्र को साबित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपने सिद्धि को देख रहे हैं और सिद्धि में हमें बताया गया क्या? समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज A1 B1 C में। अब ये 2 प्रकार के त्रिभुज है जो कि आपको मैं यहाँ पे पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ और इसे थोड़ा ऊपर बड़ा करके भी दिखा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले ABC को ढूंढ लेते हैं। तो ABC कहाँ पे? तो A पॉइंट हमारा ये रहा, B पॉइंट ये रहा और C पॉइंट ये रहा, तीनों को मिलाते हैं तो ABC ये वाला त्रिभुज हमारा मिलेगा। ठीक है, इसको देख लिया आप लोगों ने, ये हमारा ABC त्रिभुज हो गया। ओके, इसके बाद हमें बोला गया A1 B1 C। तो A1 B1 C कहाँ पे होगा? तो A1 हमारा ये रहा, B1 ये रहा और C ये रहा, तो A1 B1 C कैसे ढूंढेंगे? तो A1 B1 C हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला त्रिभुज। ओके, तो हमने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया। अब इसमें एंगल ढूंढ के आपको दिखाते हैं। तो हमारा पहला एंगल हो जाएगा कोण ABC बराबर कोण A1 B1 C। ये समकोण 90 डिग्री से बराबर होने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ छोटे पिक्चर में और यहाँ बड़े पिक्चर में दोनों में साथ साथ दिखा देते हैं। ओके, तो पहला एंगल कहाँ है? तो ABC ये वाला एंगल जो है हमारा ABC हो जाएगा और A1 B1 C यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल जो होंगे 90 डिग्री से क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे? तो क्योंकि ये वस्तु और प्रतिबिंब जो बनेंगे वो मुख्य अक्ष पे लंब होने के कारण ही बनेंगे, इसीलिए हम इसे 90 डिग्री के हिसाब से बराबर कह सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोण दिया गया कोण ACB बराबर कोण A1 CB1। इस कोण को ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये कोण जो हमारा हो जाएगा कोण ACB। तो A यहाँ रहा, C यहाँ रहा और B यहाँ रहा, तो ACB ये वाला कोण जो हुआ ये वाला कोण। उसके बाद A1 CB1। तो A1 कहाँ पे है? तो A1 हमारा यहाँ पे है, C यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो ACB1 A1 CB1। तो ये भी यही कोण हो गया। तो दोनों के लिए एक ही प्रकार के कोण हो गए, जिसे हम क्या कह रहे हैं? तो संगत कोण से बराबर कह रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के पास एक ही प्रकार के कोण है और दोनों के लिए बराबर कोण है, इसीलिए हम इसे कोण बराबर बोलेंगे। 2 प्रकार के कोण मिल गए। जब 2 प्रकार के कोण मिल गए तो पिछले क्लास में जैसे बताया कि 2 प्रकार के कोण मिल जाने के बाद तीसरा कोण हमें आपस में अवश्य ही बराबर मिलेंगे। इसी प्रकार से हम तीसरा कोण क्या कहेंगे? तो तीसरा कोण कोण CAB बराबर हो जाएगा कोण CA1 B1 के। ये किस प्रकार से? तो ये कोण और ये हमारे प्रतिबिंब वाला कोण जो होगा ये आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। जब तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो AAA से, मतलब कि एंगल 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 जो थ्योरम होता है 9th क्लास का, उसके अकॉर्डिंग से हमारा त्रिभुज जो हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज A1 B1 C के। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। ओके, नो प्रॉब्लम। इतना कुछ करने के बाद मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले क्लास में जिस प्रकार से हम लोगों ने दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने के बाद भुजा का अनुपात बराबर किया था, उसी प्रकार से हम आज भी भुजा का अनुपात बराबर करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? तो पहला हमने लिया AB बट्टा A1 B1। तो AB बट्टा A1 B1 को ढूंढते हैं, तो हमारा ये रहा AB। ओके, और A1 B1 रहा ये, तो दोनों लंब होने के कारण आपस में बट्टे में आ जाएंगे। उसके बाद बराबर में हम लोग चलते हैं, तो बराबर में है BC बट्टा B1C। तो BC बट्टा B1C कैसे मिलेगा?
इसको ढूंढ लेते हैं। तो बी से लेकर यहाँ तक की दूरी BC ये हो जाएगा। उसके बाद B1C, तो B1C कहाँ से कहाँ तक, तो B1 यहाँ पे है और C यहाँ पे है, तो B1C ये दूरी ये आपस में बट्टे में आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा भुजा जो है हमारा कर्ण के हिसाब से आएगा, तो कर्ण के हिसाब से क्या है AC बट्टा A1C। तो AC बट्टा A1C कैसे ढूंढेंगे, तो ये हमारा जो हो जाएगा AC यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा बट्टे A1 यहाँ है, तो A1C इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ढूंढकर आपको दिखा दिया है। क्लियर। अब प्यारे सहपाठियों हम लोग इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। इतना करने के बाद जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है हम उसे रखते हैं और बाकी चीज़ों को हम लोग साइड कर देते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग फिर से करने वाले, तो हमें जिसकी ज़रूरत है हम उसे रखेंगे और बाकी को साइड कर देंगे। तो हमारा AB बट्टा A1B1 की ज़रूरत है, तो हम इसे लिख लिए AB बट्टा A1B1 बराबर में लिखा हमने आधार के तौर पे BC बट्टा B1C को। ठीक है, इतना तक हमें ज़रूरत था, इसको हमने लिख लिया और इसे हमने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग भी इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग को क्या करना है इस बात को देखेंगे। प्यारे सहपाठियों इतना कुछ करने के बाद हम लोग थोड़ी रचना करेंगे, जो कि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने रचना करी थी। क्या क्या हम लोगों ने, तो D से DO लंब मुख अक्ष PC पर डाला। अब क्या किया, तो D से DO, तो D हमारा ये रहा और O हमारा ये रहा, तो D से DO हमने एक प्रकार का लंब डाला है। और ये लंब क्यों डाला है, तो हम आगे इसका उपयोग करने वाले इस प्रकार से हम समझेंगे। तो D से DO लंब डाला कहाँ पे, तो PC पे, ये हमारे मुख अक्ष पे लंब डाल दिया है। ठीक है, इसको समझ लिया आप लोगों ने, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब क्या बताया गया हम लोगों को कि समकोण त्रिभुज DOF और समकोण त्रिभुज A1B1F में, DOF और A1B1F में इन दोनों त्रिभुज को पहले ढूंढ लेते हैं। तो DOF का है, तो D हमारा ये रहा, O हमारा ये रहा और F ये रहा, तो DOF कहाँ हो जाएगा, DOF ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, आप ऊपर में साइड में भी देख सकते हैं, ये छोटा हो जाएगा। इसमें आपको अगर नहीं समझ में आता है तो ऊपर आप लोग के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप इसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद A1B1F, तो A1B1F कहाँ हो जाएगा, तो A1 हमारा यहाँ रहा, B यहाँ रहा, F ये रहा, तो ये वाला छोटा सा त्रिभुज। ठीक है, ये दो प्रकार के त्रिभुज एक दूसरे के अंदर देखने को मिले। ओके, अब इसमें हम लोग तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे, तो कोण DOF बराबर कोण A1B1F, कोण DOF और A1B1F कहाँ मिलेगा, तो कोण DOF जो है, तो DOF ये हमारा ये वाला कोण हो जाएगा और A1B1F ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से, तो वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री समकोण के हिसाब से। ओके, अब दूसरा एंगल ढूंढ लेते हैं हम लोग। दूसरे एंगल में क्या दिया गया है, DFO, DFO कहाँ हो जाएगा, तो D यहाँ है, F यहाँ है, O यहाँ है, तो DFO ये जो छोटा वाला कोण हो जाएगा ये वाला कोण। उसके अलावा बोला गया A1FB1, A1BF1 कहाँ हो जाएगा, तो A1FB1 ये वाला ही कोण। दोनों कोण आपस में संगत कोण के हिसाब से एक साथ ही रहेंगे और दोनों कोण का मान जो होगा बराबर होगा। तो हम संगत कोण से क्या कर सकते हैं, तो संगत कोण से हमारा ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। दोनों कोण एक दूसरे में ही अटैच है, दोनों कोण का मान बराबर ही है, क्योंकि दोनों कोण जो है एक ही जगह पे दो भुजाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, आप ऊपर में इसको देखकर समझ सकते हैं, यहाँ छोटा है इसीलिए नीचे नहीं समझ में आ रहा, तो ऊपर आप लोग के लिए बड़ा करके बनाकर दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ तक समझने के बाद जब दो कोण हम लोगों ने बराबर कर लिया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीसरा कोण हमारा जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो तीसरा कोण क्या बचेगा, FDO, जो कि आप ढूंढेंगे अपने से, और कोण FA1B1 ये तीसरा कोण जो हो जाएगा वो हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः ए से मतलब कि एंगल जो थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग से हमारा त्रिभुज जो हो जाएगा वो त्रिभुज हो जाएगा DOF सर्वांगसम हो जाएगा A1B1F के। ये दो प्रकार के जो त्रिभुज थे ये दोनों त्रिभुज भी अब सर्वांगसम हो गए छोटे त्रिभुज में भी। और जब इतना हो गया तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो हम लोग भुजा का अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है तो देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग पहले पिक्चर को थोड़ा साफ कर लेंगे। तो यहाँ लिखा गया है DO बट्टा A1B1, DO बट्टा A1B1 मतलब कि इसका लंब और इसका भी लंब। ठीक है, तो लंब बट्टे लंब ले लिए। उसके बाद हम लोग आधार में चलते हैं, तो OF बट्टा B1F, तो OF बट्टा B1F को ढूंढने से पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो OF हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा
और B1F यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। ये बात आप समझ सकते हैं। ओके, छोटा सा त्रिभुज है इसलिए हम लोग बारी बारी से बता रहे हैं और बारी बारी से मिटा लेते हैं ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो सके। ओके, तीसरा भुजा जो हमारा DF/A1F उसे ढूंढते हैं। DF/A1F कैसे ढूंढेंगे? तो DF जो हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा DF, ठीक है, और A1F जो है ये पॉइंट जो है ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी जो कि हमने रेड कलर से बताया है, ठीक है। A1F हो जाएगा जो कि आपस में कर्ण के हिसाब से बट्टे में आने वाला है और इस प्रकार से हमारे भुजा का अनुपात जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तीनों भुजाओं को हम लोगों ने अनुपात में लाकर बराबर कर लिया है जो कि आप लोगों ने पिछले थ्योरम में भी समझा था, मतलब कि पिछले क्लास में भी समझा था। ओके, और आज भी हम लोग साथ में समझते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या करना है इसको समझते हैं। तो हम लोगों ने लिखा था DO/A1B1 और OF/B1F। ओके, ये हमने लिखा था। इसको अब हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि चूंकि AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के मतलब कि ये वाला भुजा A और D की बात कर ले तो AD पैरेलल है किसके? BC के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, मुख अक्ष के पैरेलल है और मुख अक्ष के पैरेलल होने के कारण क्या हो जाएगा? तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होने वाला है और बराबर होने वाला है इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं हमारा AB जो है DO के बराबर हो जाएगा। AB यहाँ का दूरी जो है ये बराबर हो जाएगा किसके? DO के बराबर हो जाएगा। ये बात हम आसानी से कह सकते हैं क्योंकि दो भुजा जब समांतर होते हैं तो उनके बीच की दूरी जो होती है बराबर होती है और यहाँ पे AB और DO जो है इन दोनों के बीच की दूरी है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। ओके, जब इतना कर सकते हैं तो हम यहाँ DO जो लिखे थे इस DO को हम यहाँ पे बदल के क्या कर लेंगे? AB कर लेंगे क्योंकि हमने DO के बराबर में AB बता दिया है। तो हमने यहाँ पे AB/A1B1 लिख लिया है। उसके बाद इधर जो OF/B1F था उसे हम उसी प्रकार से नोट कर देंगे OF/B1F। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने कुछ गिवन लिखा है उसको आप लोग देख लेंगे। दर्पण MN बहुत कम ही द्वारक का हो तथा बिंदु O ध्रुव P से काफी नजदीक हो तो क्या होने वाला है? अब बात को समझते हैं कि अगर मान के चलिए हमारा दर्पण MN जो ये अगर कम द्वारक का होता है मतलब कि इसका फोकस दूरी काफी कम होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा P बिंदु जो होगा O बिंदु के काफी नजदीक होगा या O बिंदु जो है P बिंदु के काफी नजदीक होता है। जब इसका कम द्वारक होता मतलब फोकस दूरी कम होती तो इस अकॉर्डिंग से हम क्या कर सकते हैं? तो OF के बदले में हम PF लिख सकते हैं। कैसे? हम इधर का AB/A1B1 ऐसे ही लिख लेंगे और ये जो हमारा OF था इसे हम PF में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि अगर कम द्वारक का होता तो हमारा O जो है काफ़ी नज़दीक में होता और काफ़ी नज़दीक में होने के कारण हम उसे नौगण्य समझते हुए OF को हम PF लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा है? PF/B1F। इसे हमने सेकेंड नंबर समीकरण मान लिया है। सेकेंड नंबर समीकरण मानने के बाद हम लोग समीकरण को आगे लेकर चलेंगे। दो प्रकार के समीकरण हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार के समीकरण लाने के बाद फर्स्ट और सेकंड समीकरण को हम लोग तुलना करेंगे और फर्स्ट और सेकंड समीकरण आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट समीकरण में हमारा क्या था? AB/A1B1 बराबर BC/B1C। उसके अलावा दूसरे समीकरण में था AB/A1B1 और बराबर में PF/B1F। ये दो प्रकार के समीकरण थे जो कि हमने आपको यहाँ पे लिखकर भी दिखा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं। तो हमारा LHS जो था वो बराबर दिख रहा है। ठीक है, AB/A1B1 और नीचे में भी दूसरे समीकरण में AB/A1B1। ये दोनों समीकरण के पास LHS जो है AB/A1B1 बराबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि RHS भी हमारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हमने जब दोनों समीकरण में तुलना किया उस समय हमें ये बात पता चली। तो जब पता चली तो हम कह सकते हैं कि भाई LHS बराबर है तो RHS बराबर होना चाहिए। ओके, तो हमने RHS को बराबर करने की कोशिश की है। तो RHS में क्या था? तो पहले समीकरण का RHS था BC/B1C। उसके बाद दूसरे समीकरण के RHS में था PF/B1F। ये दोनों को हमने आपस में बराबर कर लिया। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड समीकरण की तुलना करने के बाद हमें ये चीज़ प्राप्त हुआ है। ओके, तो हम मान को पुट करते हुए बताते हुए आपको आगे बढ़ते हैं। प्यारे सहपाठियों, BC ढूंढेंगे। पहले ऊपर में हमारा यहाँ पे BC दिखाई दे रहा है तो BC के बदले हम ढूंढेंगे। तो BC हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो BC जो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा और इसे किसी भी प्रकार का दूरी नहीं कहा जाता है। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे? तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो तोड़ते हैं। तो तोड़ने में हम इसे इस प्रकार से तो लिख सकते हैं कि PB + PC
दो प्रकार के दूरियों को हम आपस में जोड़कर लिख सकते हैं इतनी दूरी पहुंचने के लिए कि अगर 1 किलोमीटर चलना है और फिर 2 किलोमीटर चलना है तो हम एक जगह कह सकते हैं कि 3 किलोमीटर चलना है, या तो हमें 3 किलोमीटर अगर चलना हो तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ी देर रुक जाएंगे और फिर 2 किलोमीटर चल लेंगे। इस प्रकार से भी हम 3 किलोमीटर चल सकते हैं। इसी प्रकार से हमने क्या किया है, तो दोनों को जोड़कर लिख दिया है। तो BC के बदले हमने क्या लिखा है, PC प्लस BC लिख दिया है। कैसे, तो हमने समझा दिया, क्योंकि इतने दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी जिसका मान हमें पता होता है, और इतने दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या जिसका भी मान हमें पता होता है। इसलिए हम लोगों ने दो प्रकार की दूरियों को लिया है। ओके, उसके बाद आगे दिखाया गया, नीचे की बात कर ले B1C की। तो B1C जो है उसको हमने कैसे तोड़ा है, तो उसको तोड़ा हम लोगों ने B1C पहले ढूंढते हैं। तो B1C जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये भी दूरी हमें नहीं पता चलती है। तो हमने क्या किया है, तो हम पूरी दूरी PC में से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी घटा लेंगे तो हमारा B1C पता चल जाएगा। तो हम क्या किए, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। दोनों दूरियों को घटा लेंगे तो हमारा ये दूरी पता चल जाएगा। उसी अकॉर्डिंग से हम लोगों ने किया है क्या, कि हमने BC को क्या तोड़ा है, B1C को, तो PC माइनस PB1 कर लिया है। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ का PF जो था इसे PF पे ही लिख लिया है। क्यों, क्योंकि हमारा PF जो होता है PF ही होता है। PF को हम फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसे PF ही लिख लिया है। तो ये हमारा PF हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ B1F को तोड़ा है। किस प्रकार से, तो B1F ढूंढते हैं। तो B1F कहाँ पे है, तो B1F यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात हो रही है। तो ये दूरी हम लोग को तो नहीं पता चलती है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने फोकस दूरी में से यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा B1F ये वाला दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, PF घटे PB1 कर लिया है। कैसे, तो हम लोगों ने फोकस दूरी में से प्रतिबिंब की दूरी घटा ली, तो हमारे बीच का दूरी जो बचा B1F वो हमें आसानी से पता चल गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इतना कुछ करने के बाद हम लोग सीधे मान को बैठाते हैं और मान के अकॉर्डिंग टू हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं आप लोग को कि PC का मान जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और वक्रता त्रिज्या के हिसाब से हम इसे R लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने R लिख लिया है। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन था तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया। प्लस का साइन देने के बाद हम PB के बदले में लिखेंगे। तो PB कहाँ से कहाँ तक, तो PB हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो PB ये जो हुआ तो इसे U बोला जाता है, और U हमारा माइनस में होगा, क्योंकि ये ध्रुव से बाईं ओर है और बाईं ओर होने के कारण इसमें माइनस लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में -U लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नीचे की बात करें तो नीचे में PC है, तो PC के बारे में बता दें आपको, PC यहाँ से यहाँ तक, तो वो फिर से हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या के लिए हम लोगों ने R लिख लिया। ओके, यहाँ माइनस का साइन था तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया है। उसके बाद हम लोग PB1 को ढूंढेंगे। तो PB1 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो P से यहाँ PB1, तो PB1 हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, जो कि हमारा प्लस में होगा, दाईं ओर है, तो ये हमारा V हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब राइट साइड में देखते हैं। तो राइट साइड में क्या है, हमारा यहाँ पे PF है। तो PF को हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, PF यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जिसे फोकस दूरी बोला जाता है, और फोकस दूरी हमारा दाहिने साइड होने के कारण इसे हम +F लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद नीचे PF को हम लोग तो फिर से F लिख सकते हैं प्लस में, और माइनस का साइन माइनस यहाँ पे दे देंगे। माइनस का साइन देने के बाद PB1, तो PB1 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो PB1 ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, जो कि हमारा प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस होने के कारण यहाँ पे हमारा V जो है माइनस में हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो टोटल मिलाकर क्या हो गया, R प्लस इंटू -U बट्टे R माइनस V बराबर में हो गया F बट्टे F माइनस V। यहाँ तक में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग साइन में थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं, क्योंकि एक ही जगह दो प्रकार के साइन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस R को यहाँ R लिख लेंगे। R के बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, और माइनस के बाद U को हम U लिख लेंगे। ठीक है, नीचे का R का R, माइनस का माइनस, V का भी इक्वल में इक्वल डाल देंगे। F का ऊपर F हो जाएगा, और नीचे F माइनस V का F माइनस V हो जाएगा। यहाँ तक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, पिछले साइड में हम लोगों ने लाया था R माइनस U बट्टे R माइनस V बराबर F बट्टे F माइनस V। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरे प्यारे सहपाठियों, आप लोग को हम बताए हुए थे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो इसलिए हम R के बदले में 2F लिख सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो R जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे हम लोगों ने 2F
पुट कर लिया तो हमारा आर के बदले में क्या हो जाएगा 2f माइनस यू का माइनस यू, नीचे में आर के बदले में 2f माइनस भी का माइनस भी, इक्वल में एफ के बदले में एफ और एफ माइनस बी के बदले में एफ माइनस बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, तो लेफ्ट साइड का ऊपर वाला जो होता है नीचे वाले से करता है और नीचे वाला जो होता है ऊपर वाले के साथ गुना करता है, तो हम लोग उसी प्रकार से करने वाले हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f माइनस यू जो था वो गुना करेंगे किससे, f माइनस बी से, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया 2f माइनस यू इंटू एफ माइनस भी हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो था 2f भी, तो 2f भी और f का हमने गुना कर लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करते हैं, तो हम गुना करते हुए चल रहे हैं। 2f को अगर हम f से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2f स्क्वायर, जो कि प्लस में होगा, प्लस 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 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस में 2f और यहाँ पे माइनस में भी, तो इनको गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 2f को अगर भी से करेंगे तो 2bf हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुना जो है हमारे दोनों कंडीशन में हो चुका है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो हमारे माइनस यू का गुना करना है, एक बार एफ से और एक बार माइनस बी से। तो वो कैसे करेंगे, तो यू को जो करेंगे एफ से तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद यू को एफ से करेंगे तो यू एफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यू माइनस में और ये जो भी माइनस में था तो प्लस हो गया, और यू भी को करेंगे तो यू भी हमारा हो जाएगा। ओके, इसके बाद इक्वल के उस साइड चलते हैं, तो हमारा ये जो था 2f था, 2f को अगर f से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों का प्लस हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा ये जो था माइनस में था और माइनस में भी होने के कारण माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस के बाद हम लोग भी को अगर f से गुना करेंगे, भी को f से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा vf हो जाएगा या f भी हो जाएगा। ओके, इतना तक समझने के बाद हम लोग अगले लाइन में चलते हैं। तो मैं बता दूं आप लोग को यहाँ पे कि एक बात समझने की जरूरत है, यहाँ पे हम लोग का 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है बराबर के एक दूसरे के विपरीत साइड में है और दोनों का साइन जो है प्लस और प्लस में ही देखने को मिल रहा है, और दोनों प्लस में है तो अगर एक साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो वो कट ही जाएंगे। इसलिए हम एक साइड ही मतलब कि दूसरे साइड ही काट कर हटा देते हैं, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ी। ओके, उसके बाद हम लोग जो जो बचते हैं उसे नोट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे बचा 2f भी, तो हमने माइनस में 2f भी नोट कर लिया। उसके बाद हमारा इधर बचा हुआ था f भी, तो हमने इधर लाया, तो इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा f भी, तो प्लस f भी, इक्वल का साइन डाल देंगे। उसके बाद हम लोग uf को अगर माइनस से इधर से भेजते हैं तो उधर हो जाएगा प्लस में, तो uf प्लस में हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा प्लस में था वो हमारा माइनस में u भी हो जाएगा। ओके, इतना तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग एक लाइन और बढ़ाते हैं। एक लाइन क्या बढ़ेगा, तो हमारा जो है ये हमारा 2vf और एक f भी था, तो एफ बी और एफ बी दोनों एक जाति के थे, तो हम लोग घटाव का काम कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2vf जो थे 2f वो एक एफ बी में बच जाएंगे। ओके, उसके बाद इधर जो RHS में था उसे हम नोट कर लेंगे UF माइनस UB। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक करने के बाद एक तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है, हमारा दर्पण सूत्र जो है कहीं ना कहीं साबित हो चुका है। अब एक चीज़ हमें करना है, दोनों ओर UVF से भाग देने पे क्या करना है, दोनों ओर UVF से मतलब कि LHS और RHS में UVF से हम भाग देंगे और हम अपने समीकरण को सॉल्व करके ख़त्म कर लेंगे। कैसे, तो इसको देखते हैं। हमारा था माइनस एफ बी बट्टा हमने UVF कर दिया है, उसके बाद RHS में था UF तो हमने UVF बट्टे में कर दिया है, और माइनस में था UV, इसमें भी हमने UVF बट्टे में डाल दिया, मतलब कि भाग कर दिया। अब करने के बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या हुआ है। तो हमारा F से F कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, U से U कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, U से U और V से V कैंसिल हो जाएगा। उस हिसाब से हमारा क्या बचने वाला है, तो यहाँ का हमारा एक बचेगा और यहाँ पे हमारा U बच जाएगा, यहाँ पे हमारा एक और यहाँ पे V और यहाँ पे एक और यहाँ पे F बचने वाला। ठीक है, इसी चीज़ को हम नीचे नोट कर लेंगे। नोट कैसे करेंगे, तो जो जिसका साइन था उस साइन के अकॉर्डिंग से नोट करेंगे। तो हमारा ये माइनस में बचा हुआ था तो माइनस में 1/u नोट कर लिए। उसके बाद हमारा बीच वाला जो था तो 1/v बचा हुआ था तो 1/v प्लस में था तो प्लस में नोट कर लिए। उसके बाद माइनस में 1/f बचा हुआ था तो हमने 1/f माइनस में नोट कर लिए। ओके, इसके बाद हम लोग इसका साइन परिवर्तन करते हैं, मतलब कि इसको इधर और इसको इधर भेज देते हैं। मतलब 1/u को हम RHS में भेज देंगे और 1/f को LHS में भेज देंगे।
ठीक है। तो हम भेजते हैं तो LHS में 1/f आएगा, तो माइनस में था तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो हमने 1/f प्लस में लिख लिया। उसके बाद 1/u को हम उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 1/v तो हमारा प्लस में था ही। इतना तक समझ गए आप लोग भेजने के अकॉर्डिंग से। अब इतना कुछ करने के बाद हम लोग भेजने के बाद 1/f को 1/f लिख लेंगे, और 1/u को हम पहले लिखे या बाद में लिखे चलेगा, तो 1/u लिख लिए, और 1/v हमारा प्लस में हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग से हमारा दर्पण सूत्र जो होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये हम लोगों ने साबित कर लिया है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हम लोगों ने साबित कर लिया कि फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो वस्तु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिबिंब के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के योग का बराबर होता है। ये बात हम लोग को दर्पण सूत्र में बताना था। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पणों में हम लोगों ने बारी बारी से एक दूसरे क्लास के माध्यम से समझ लिया है, सीख लिया है। तो आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार की समस्या रह गई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछकर जरूर बताएंगे कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम रह गई है सर, हमें आप फिर से बताने की कोशिश करें, तो मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगा कि इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस क्लास का काफ़ी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे अगले क्लास में आवर्धन सूत्र के साथ। तो तब तक के लिए आप इस क्लास को रिवीजन करते रहे। किसी भी प्रकार का समस्या होता है कमेंट बॉक्स में पूछें, और अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। लाइक बटन दबाकर टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे सहपाठियों। सुबह के 9 बज चुके हैं और आप लोग जुड़ चुके हैं ऑनलाइन स्टडी सेंटर सूरज सर YT क्लासेस के साथ, जिसमें आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स क्लास में एक नया भाग लेने वाले हैं। वो भाग होगा हमारा भाग नंबर 10, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, जो कि क्लास हम लोग का चल रहा है, रेगुलरली चल रहा है, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे रिलेटेड हम लोगों ने 9 क्लास पढ़े हैं और आज हम लोग 10वां क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ आज अलग पढ़ने वाले और कुछ खास पढ़ने वाले, जिसकी ज़रूरत हमें आने वाले समय में होते रहती है। तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इससे पिछला क्लास भी हम लोगों ने अवतल दर्पण में जो दर्पण सूत्र को साबित करना सीखा था, वो भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था, जिसको अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग पहले उसका क्लास कर लेंगे और उसके बाद आज क्लास आप लोग करेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में इसका जो उपयोग हो तो आप आसानी से इसे केयर कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आज बिना देरी किए अपने क्लास के अंदर और देखते हैं कि आज हम लोग को भाग नंबर 10 में क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को कि इससे पिछले क्लास मतलब कि 9 नंबर भाग जो हमारा क्लास का था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करने की विधियों को। और आज की क्लास में मैं बता दूं आपको कि आज हम लोग फिर से एक बार दर्पण सूत्र को पढ़ेंगे। आप लोग का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और आज हम लोग अवतल दर्पण को छोड़कर उत्तल दर्पण में इस बातों को साबित करना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने कुछ मिस्टेक्स किए होंगे पिछले क्लास में, तो आज आप अगर इस क्लास को देखते हैं, समझते हैं और केयर करते हैं, तो आसानी से मैं बता सकता हूँ कि आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करने वाला प्रोसेस जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग आज का क्लास काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे, कॉन्शियस होकर देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करना देखेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। तो दर्पण सूत्र वह सूत्र है जिसकी सहायता से वस्तु, बिंब तथा दर्पण के फोकस के मध्य संबंध और गणितीय आकलन किया जा सकता है। इससे पीछे की क्लास में भी हम लोगों ने इस बातों को डिस्कशन किया था कि दर्पण सूत्र किसे कहा जाता है। तो दर्पण सूत्र उसे कहा जाता है जिसकी सहायता से हम वस्तु और प्रतिबिंब और फोकस के बीच में गणितीय आकलन करते हैं, मतलब कि उनके बीच जो न्यूमेरिकल टाइप्स हम आकलन करते हैं, उनके बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, वही हमारा दर्पण सूत्र होता है। या वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। तो ये बात हमारा दर्पण सूत्र बता रहा था। इसके अलावा दूसरा परिभाषा में हम लोग को दिया गया दर्पण सूत्र की परिभाषा में, इसको हम बता देते हैं आपको। दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। इसको अगर नॉर्मल समझे
तो वस्तु की दूरी जिसे हम u कहते हैं, इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम लोग v कहते हैं, और फोकस दूरी जिसे हम लोग छोटे f से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों के बीच में अगर हम जो सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं वही हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v का मतलब होता है कि फोकस का व्युत्क्रमानुपाती वो जो होता है दर्पण के वस्तु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती प्रतिबिंब के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के योग के बराबर होता है। कौन सा चीज, तो वो फोकस दूरी। ये बात हम लोग देखने वाले हैं। दर्पण सूत्र में हमारा ये चीज होता है कि फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में ये संबंध होता है कि वस्तु और प्रतिबिंब के व्युत्क्रमानुपाती का योग अगर करेंगे तो हमारे फोकस के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को साबित करना सीखेंगे। ये तो हमारा थ्योरी था, इस बात को हम लोग साबित करना सीखेंगे कि साबित कैसे किया जाता है। प्यारे सहपाठियों, दर्पण सूत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें दिए गए हैं, इनको पहले जान लेंगे ताकि हमें दर्पण सूत्र साबित करने में किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। तो यहाँ दिया गया किसी गोलीय दर्पण के लिए जो जो बातें होती है उन सब बातों को आपको टॉपिक वाइज दिया गया है, जिसे आप लोग समझने वाले हैं। पहले नंबर में दिया गया ध्रुव P से वस्तु A की वस्तु दूरी PA को वस्तु दूरी या बिंब दूरी कहा जाता है। इसे U से निरूपित किया जाता है। अब क्या बताया गया, हमारा दर्पण होता है और दर्पण में क्या होता है, तो P एक ध्रुव होता है, जो कि आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक पिक्चर बनाकर दिखा देता हूँ इसी पे। तो ये हमारा मान के चलिए कि ये हमारा एक दर्पण हो गया और दर्पण के किसी बिंदु पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। इसे P से सूचित किया जाता है। और मान लीजिए कि ये हमारा वस्तु है जिसे हम AB कहते हैं। ठीक है, AB कह दिए, तो A और P के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे, तो वस्तु की दूरी कहेंगे, जिसे U से सूचित किया जाता है। अब कैसा साइन होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इस बातों को आप समझेंगे जो कि आपको हमने चिन्ह परिपाटी समझाया था उसके अकॉर्डिंग से। अगर चिन्ह परिपाटी आप नहीं समझते तो पिछला क्लास जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपका इसका लिंक मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसको ढूंढ सकते हैं और आप वहां से चिन्ह परिपाटी वाला क्लास कर सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर में दिया गया ध्रुव P से प्रतिबिंब A1 की दूरी PA1 को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसे संकेत V से निरूपित करते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। कैसे समझेंगे इसको, तो मान के चलते हमारा ये एक दर्पण था, दर्पण मान लिए, इसके बाद हमारा एक मुखअक्ष हो जाएगा जो कि यहाँ पे ध्रुव हो गया, इसे हम P कहते हैं। उसके बाद हमारा वस्तु यहाँ पे हो गया AB। ओके, अब कहीं ना कहीं हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा इस तरीके से और ये हमारा A1 B1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं, आपको पीछे समझाएगा इसीलिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। तो ये जो हमारे A1 से लेकर P के बीच की दूरी होगी यही हमारा प्रतिबिंब दूरी होगी, इसे V से सूचित किया जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग, तीसरे टॉपिक को देखेंगे। प्यारे बच्चों, तीसरा टॉपिक दिया गया हम लोगों को ध्रुव P से दर्पण के फोकस F की दूरी PF को फोकस दूरी कहा जाता है। इसके बारे में हमने पीछे आपके साथ डिस्कशन किया था, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और इसे संकेत छोटे एफ से किया जाता है कि छोटा एफ अगर लिखा देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा फोकस दूरी है, और बड़ा एफ देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये फोकस का निर्देशांक है। यहाँ मतलब कि इस पॉइंट पे हमारा फोकस है। ये बात आपको क्लियर है? आगे के पॉइंट में दिया गया चौथा नंबर पॉइंट, ध्रुव P से दर्पण के वक्रता केंद्र C की दूरी PC को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से निरूपित करते हैं। किससे सूचित किया जाता है? तो बड़े R से सूचित करते हैं। किसे? वक्रता त्रिज्या को, जो कि हमारा बड़ा वाला R से निरूपित किया जाता है। ये बात आपको हम पीछे भी बताया, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, चलते नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये बातें थी हमारी दर्पण से रिलेटेड और दर्पण में जो दूरियां होती है उनसे रिलेटेड, कि वस्तु की दूरी को U बोला जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को V बोला जाता है, फोकस दूरी को F बोला जाता है और वक्रता त्रिज्या को R से निरूपित किया जाता है। इन चारों बातों को जानने के बाद हम लोग दर्पण सूत्र पर चलेंगे, दर्पण सूत्र प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्यारे मित्रों, यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग सीधे चलेंगे अपने दर्पण सूत्र को साबित करने के लिए कि उत्तल दर्पण में हम लोग दर्पण सूत्र को कैसे साबित कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर टॉपिक में दर्पण सूत्र के बारे में देखते हैं कि क्या सब हमें करना है। ओके, तो हम लोगों ने जो किया है, जैसे गिवन नोट्स लिखते थे पहले, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण का जो हम दर्पण सूत्र साबित करेंगे, इसमें भी हम लोग गिवन नोट्स लिखेंगे। तो वो क्या लिखना है हमें, वो देख लेते हैं। माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है। आप यहाँ पे साथ साथ समझते हुए चलेंगे कि Mn हमारा क्या था, तो ये हमारा उत्तल दर्पण था। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया। उसके बाद बताया गया
जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसमें आप देख लेंगे कि हमारा जो है ध्रुव जो था वो ध्रुव था हमारा P, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या C था। ठीक है, इसके बाद बताया गया इसके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी है। अब किसी एक बिंदु पर क्या है तो वस्तु AB रखा गया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि AB वस्तु हमारा रखा गया है। इसके बाद वस्तु के सिरे A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण AD। अब इस बात को ढूंढते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वस्तु के शीर्ष A से, तो वस्तु का शीर्ष कहाँ पे है तो वो देख लेते हैं। वस्तु का शीर्ष हमारा यहाँ पे है और यहाँ से चलने वाला किरण जो है ये हमारे दर्पण पे जाएगा, दर्पण पे चला गया जिसे हम AD कहेंगे। ओके, इस तरीके से गया है और ये जो क्या हुआ तो ये दर्पण के बिंदु D से टकराती है। तो किस बिंदु से टकराई है तो दर्पण के बिंदु D से टकराई, जो कि यहाँ पर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे पढ़ते हैं और आगे बताते हैं। परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस F से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें थोड़ा चेंजिंग किया गया। इससे पीछे का नोट्स जो था वो हमारे पिछले क्लास से भी मिल रहा था, लेकिन अब कुछ परिवर्तन किया गया, उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या परिवर्तन हुआ है तो हमने ले गया ये किरण को अपने दर्पण पे। दर्पण पे किरण जाने के बाद क्या हुआ तो ये दर्पण पे पड़ा और ये रिफ्लेक्ट होकर इस दिशा में चली गई। लेकिन ये हमें तो मुख्य अक्ष पे नहीं आएगी, तो हमें मुख्य अक्ष पे तो लेकर जाना होगा, जैसे कि हमने बताया हुआ था। तो मुख्य अक्ष पे ले जाने के लिए क्या करेंगे तो इसको हम पीछे लेकर आएंगे। पीछे लेकर आते हैं तो किस प्रकार से जाएगा तो ये हमारा इस प्रकार से पीछे जाएगा। ठीक है, और पीछे जब जाएगा तो हमारा क्या प्राप्त होगा, वो हमारा प्राप्त होगा फोकस से ये जाती हुई दिखेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो इसीलिए हमने कहा कि गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे जा रहा है। दर्पण के पीछे हम सही से देख नहीं सकते, तो ये सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करेंगे तो प्रतीत होती हुई नजर आएगी, इसीलिए हमने कहा कि गुजरती हुई प्रतीत होती है। ओके, इसके आगे दूसरी किरण AE दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस जाती हुई प्रतीत होती है। इसको ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है तो AE बोला गया। क्या बोला गया तो AE बोला गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और AE को कैसे ढूंढेंगे तो हमारा A यहाँ पर था और E यहाँ पर था, तो AE एक किरण जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से जा रहा है और ये हमारे मुख्य अक्ष पे फिर नहीं आया, तो इसे हम मुख्य अक्ष पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे ले जाएंगे तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम ले जाएंगे मुख्य अक्ष पे। तो मुख्य अक्ष पे लेकर चले गए तो मुख्य अक्ष पे जहाँ से जाएगा तो वो हमारा C हो जाएगा। तो ये हमारे दर्पण के पीछे जा रहा है, तो ये भी हमें प्रतीत ही होने वाली, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि वापस उसी मार्ग पर जो आती है और जाती है। तो क्योंकि वक्रता केंद्र पे जो होता है कोई भी किरण लंब होता है, और लंब होता है तो आती है जिस माध्यम से उसी माध्यम में उसी प्रकार वापस लौट जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम से उसी प्रकार वापस लौट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे है दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A1 पर। दोनों परावर्तित किरणें क्या हुई तो बिंदु A1 पे। तो A1 कहाँ है तो A1 यहाँ पे है, जहाँ पे टकराई है दोनों परावर्तित किरणें, प्रतिच्छेदित करती है इस बिंदु A1 से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब A1 B1। इस बात को समझते हैं। ये जो हमारा बिंदु कटान बिंदु मिला, इससे अगर हम अपने मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे तो ये हमारा A1 B1 प्राप्त हो जाएगा। इसे ही हम AB का प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये वस्तु AB का प्रतिबिंब है। कौन, A1 B1। ठीक है, इस बात को समझ लिया आप लोगों ने। तो ये हमारा गिवन नोट्स था, इसे आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से पिक्चर बनाने के बाद जैसा जैसा काम करेंगे उस बातों को अपने गिवन नोट्स में लिखेंगे, ताकि आपका जब कॉपी चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छा लगे और आपको मार्क्स अच्छे तरीके से दिया जा सके। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग आगे। आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो गिवन नोट्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग दर्पण सूत्र को साबित करना स्टार्ट करते हैं। तो दर्पण सूत्र को स्टार्ट करने में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो अब माना कि क्या मानेंगे तो वस्तु AB की दर्पण के ध्रुव से दूरी PB। अब इस बात को देख लेते हैं कि वस्तु की दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी PB हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे तो -U बोलेंगे। क्यों -U बोलेंगे तो इस बात को समझ लेते हैं। हमारे ध्रुव से ये बाईं ओर जा रही है और बाईं ओर जाने के कारण ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे वस्तु की दूरी जो लिखेंगे वो -U लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा -U हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब A1 B1 की दूरी PB1। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और P यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी PB1। इसे V से लिखा जाता है, प्रतिबिंब की दूरी V होती है
और ये हमारा प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये हमारे दाहिने साइड जा रही है, दाहिने साइड प्लस होती है इसलिए प्रतिबिंब की दूरी प्लस हो जाएगी, मतलब कि प्लस भी हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा भी हो जाएगा। ओके, इसके बाद तीसरे नंबर में दिया गया है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पीसी। तो पीसी कहाँ पे होगा, पी ये रहा और सी ये रहा, तो पीसी, तो इसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं जो कि दाहिने साइड है, ये भी प्लस में होगा और इसे आर से लिखा जाता है, तो हमने इसे आर लिख दिया। ठीक है, इसके आगे चौथे नंबर में तथा दर्पण की फोकस दूरी पी एफ। तो पी एफ कहाँ पे होगा, तो पी यहाँ है और एफ यहाँ पे है, तो पी एफ हो जाएगा और पी एफ की दूरी हमारा छोटे एफ से लिखा जाता है। ठीक है, और ये हमारे दाहिने साइड है इसीलिए क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे प्लस एफ लिखा है। ओके, तो हमने 4 प्रकार की दूरियां लिखी है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की दूरी, ये 4 प्रकार की दूरियां लिखी है। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम लोगों ने साइन भी यूज किया है। इसके बाद हम लोग सीधे अपने दर्पण सूत्र को साबित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपने सिद्धि को देख रहे हैं और सिद्धि में हमें बताया गया क्या, समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज A1B1C में। अब ये 2 प्रकार के त्रिभुज है जो कि आपको मैं यहाँ पे पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ और इसे थोड़ा ऊपर बड़ा करके भी दिखा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले ABC को ढूंढ लेते हैं। तो ABC कहाँ पे, तो A पॉइंट हमारा ये रहा, B पॉइंट ये रहा और C पॉइंट ये रहा, तीनों को मिलाते हैं तो ABC ये वाला त्रिभुज हमारा मिलेगा। ठीक है, इसको देख लिया आप लोगों ने, ये हमारा ABC त्रिभुज हो गया। ओके, इसके बाद हमें बोला गया A1B1C। तो A1B1C कहाँ पे होगा, तो A1 हमारा ये रहा, B1 ये रहा और C ये रहा, तो A1B1C कैसे ढूंढेंगे, तो A1B1C हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला त्रिभुज। ओके, तो हमने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया। अब इसमें एंगल ढूंढ के आपको दिखाते हैं। तो हमारा पहला एंगल हो जाएगा कोण ABC बराबर कोण A1B1C। ये समकोण 90 डिग्री से बराबर होने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ छोटे पिक्चर में और यहाँ बड़े पिक्चर में दोनों में साथ साथ दिखा देते हैं। ओके, तो पहला एंगल कहाँ है, तो ABC ये वाला एंगल जो है हमारा ABC हो जाएगा और A1B1C यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल जो होंगे 90 डिग्री से क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, तो क्योंकि ये वस्तु और प्रतिबिंब जो बनेंगे वो मुख्य अक्ष पे लंब होने के कारण ही बनेंगे, इसीलिए हम इसे 90 डिग्री के हिसाब से बराबर कह सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोण दिया गया कोण ACB बराबर कोण A1CB1। इस कोण को ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये कोण जो हमारा हो जाएगा कोण ACB, तो A यहाँ रहा, C यहाँ रहा और B यहाँ रहा, तो ACB ये वाला कोण जो हुआ, ये वाला कोण। उसके बाद A1CB1, तो A1 कहाँ पे है, तो A1 हमारा यहाँ पे है, C यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो ACB1 A1CB1, तो ये भी यही कोण हो गया। तो दोनों के लिए एक ही प्रकार के कोण हो गए, जिसे हम क्या कह रहे हैं, तो संगत कोण से बराबर कह रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के पास एक ही प्रकार के कोण है और दोनों के लिए बराबर कोण है, इसीलिए हम इसे कोण बराबर बोलेंगे। 2 प्रकार के कोण मिल गए। जब 2 प्रकार के कोण मिल गए तो पिछले क्लास में जैसे बताया कि 2 प्रकार के कोण मिल जाने के बाद तीसरा कोण हमें आपस में अवश्य ही बराबर मिलेंगे। इसी प्रकार से हम तीसरा कोण क्या कहेंगे, तो तीसरा कोण कोण CAB बराबर हो जाएगा कोण CA1B1 के। ये किस प्रकार से, तो ये कोण और ये हमारे प्रतिबिंब वाला कोण जो होगा ये आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। जब तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो ए से, मतलब कि एंगल जो थ्योरम होता है 9th क्लास का, उसके अकॉर्डिंग से हमारा त्रिभुज जो हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज A1B1C के। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। ओके, नो प्रॉब्लम। इतना कुछ करने के बाद मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आप लोग को बता दूं कि पिछले क्लास में जिस प्रकार से हम लोगों ने दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने के बाद भुजा का अनुपात बराबर किया था, उसी प्रकार से हम आज भी भुजा का अनुपात बराबर करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहला हमने लिया AB बट्टा A1B1। तो AB बट्टा A1B1 को ढूंढते, तो हमारा ये रहा AB, ओके, और A1B1 रहा ये, तो दोनों लंब होने के कारण आपस में बट्टे में आ जाएंगे। उसके बाद बराबर में हम लोग चलते हैं, तो बराबर में है BC बट्टा B1C। तो BC बट्टा B1C कैसे मिलेगा, इसको ढूंढ लेते हैं। तो B से लेकर यहाँ तक की दूरी BC ये हो जाएगा। उसके बाद B1C, तो B1C कहाँ से कहाँ तक, तो B1 यहाँ पे है और C यहाँ पे है, तो B1C ये दूरी ये आपस में बट्टे में आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा भुजा जो है
हमारा कर्ण के हिसाब से आएगा। तो कर्ण के हिसाब से क्या है, AC बट्टा A1C। तो AC बट्टा A1C कैसे ढूंढेंगे, तो ये हमारा जो हो जाएगा AC यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा बट्टे A1 यहाँ है तो A1C इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ढूंढकर आपको दिखा दिया है। क्लियर। अब प्यारे सहपाठियों हम लोग इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। इतना करने के बाद जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है हम उसे रखते हैं और बाकी चीज़ों को हम लोग साइड कर देते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग फिर से करने वाले, तो हमें जिसकी ज़रूरत है हम उसे रखेंगे और बाकी को साइड कर देंगे। तो हमारा AB बट्टा A1B1 की ज़रूरत है, तो हम इसे लिख लिए AB बट्टा A1B1 बराबर में लिखा हमने आधार के तौर पे BC बट्टा B1C को। ठीक है, इतना तक हमें ज़रूरत था, इसको हमने लिख लिया और इसे हमने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। क्लियर है यहाँ तक, आप लोग भी इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग को क्या करना है इस बात को देखेंगे। प्यारे सहपाठियों इतना कुछ करने के बाद हम लोग थोड़ी रचना करेंगे, जो कि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने रचना करी थी। क्या किया हम लोगों ने, तो D से DO लंब मुख अक्ष PC पर डाला। अब क्या किया, तो D से DO, तो D हमारा ये रहा और O हमारा ये रहा। तो D से DO हमने इस प्रकार का लंब डाला है। और ये लंब क्यों डाला है, तो हम आगे इसका उपयोग करने वाले इस प्रकार से हम समझेंगे। तो D से DO लंब डाला कहाँ पे, तो PC पे, ये हमारे मुख अक्ष पे लंब डाल दिया है। ठीक है, इसको समझ लिया आप लोगों ने, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब क्या बताया गया हम लोगों को कि समकोण त्रिभुज DOF और समकोण त्रिभुज A1B1F में, DOF और A1B1F में इन दोनों त्रिभुज को पहले ढूंढ लेते हैं। तो DOF का है, तो D हमारा ये रहा, O हमारा ये रहा और F ये रहा। तो DOF कहाँ हो जाएगा, DOF ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, आप ऊपर में साइड में भी देख सकते हैं, ये छोटा हो जाएगा। इसमें आपको अगर नहीं समझ में आता है तो ऊपर आप लोग के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप इसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद A1B1F, तो A1B1F कहाँ हो जाएगा, तो A1 हमारा यहाँ रहा, B यहाँ रहा, F ये रहा। तो ये वाला छोटा सा त्रिभुज। ठीक है, ये दो प्रकार के त्रिभुज एक दूसरे के अंदर देखने को मिले। ओके, अब इसमें हम लोग तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे, तो कोण DOF बराबर कोण A1B1F। कोण DOF और A1B1F कहाँ मिलेगा, तो कोण DOF जो है, तो DOF ये हमारा ये वाला कोण हो जाएगा और A1B1F तो ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से, तो वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री समकोण के हिसाब से। ओके, अब दूसरा एंगल ढूंढ लेते हैं हम लोग। दूसरे एंगल में क्या दिया गया है, DFO। DFO कहाँ हो जाएगा, तो D यहाँ है, F यहाँ है, O यहाँ है। तो DFO ये जो छोटा वाला कोण हो जाएगा, ये वाला कोण। उसके अलावा बोला गया A1FB1। A1BF1 कहाँ हो जाएगा, तो A1FB1 ये वाला ही कोण। दोनों कोण आपस में संगत कोण के हिसाब से एक साथ ही रहेंगे और दोनों कोण का मान जो होगा बराबर होगा। तो हम संगत कोण से क्या कर सकते हैं, तो संगत कोण से हमारा ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। दोनों कोण एक दूसरे में ही टच है, दोनों कोण का मान बराबर ही है, क्योंकि दोनों कोण जो है एक ही जगह पे दो भुजाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, आप ऊपर में इसको देखकर समझ सकते हैं। यहाँ छोटा है इसीलिए नीचे नहीं समझ में आ रहा, तो ऊपर आप लोगों के लिए बड़ा करके बनाकर दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ तक समझने के बाद जब दो कोण हम लोगों ने बराबर कर लिया, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि तीसरा कोण हमारा जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो तीसरा कोण क्या बचेगा, FDO, जो कि आप ढूंढेंगे अपने से, और कोण FA1B1 ये तीसरा कोण जो हो जाएगा वो हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः ए से मतलब कि एंगल जो थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग से हमारा त्रिभुज जो हो जाएगा वो त्रिभुज हो जाएगा DOF सर्वांगसम हो जाएगा A1B1F के। ये दो प्रकार के जो त्रिभुज थे ये दोनों त्रिभुज भी अब सर्वांगसम हो गए छोटे त्रिभुज में भी। और जब इतना हो गया तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो हम लोग भुजा का अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है तो देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग पहले पिक्चर को थोड़ा साफ कर लेंगे। तो यहाँ लिखा गया है DO बट्टा A1B1। DO बट्टा A1B1 मतलब कि इसका लंब और इसका भी लंब। ठीक है, तो लंब बट्टे लंब ले लिए। उसके बाद हम लोग आधार में चलते हैं, तो OF बट्टा B1F। तो OF बट्टा B1F को ढूंढने से पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो OF हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और B1F यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। ये बात आप समझ सकते हैं। ओके, छोटा सा त्रिभुज है इसलिए हम लोग बारी बारी से बता रहे हैं और बारी बारी से मिटा लेते हैं ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो सके। ओके, तीसरा भुजा जो हमारा DF बट्टा A1F उसे ढूंढते हैं। DF बट्टा A1F कैसे ढूंढेंगे, तो DF जो हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा DF। ठीक है, और A1F जो है ये पॉइंट जो है ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, जो कि हमने रेड कलर से बताया है।
ठीक है, A1F हो जाएगा, जो कि आपस में कर्ण के हिसाब से बट्टे में आने वाला है। और इस प्रकार से हमारे भुजा का अनुपात जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तीनों भुजाओं को हम लोगों ने अनुपात में लाकर बराबर कर लिया है, जो कि आप लोगों ने पिछले थ्योरम में भी समझा था, मतलब कि पिछले क्लास में भी समझा था। ओके, और आज भी हम लोग साथ में समझते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या करना है इसको समझते हैं। तो हम लोगों ने लिखा था DO बट्टा A1B1 और OF बट्टा B1F। ओके, ये हमने लिखा था। इसको अब हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि चूंकि AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के मतलब कि ये वाला भुजा A और D की बात कर ले तो AD पैरेलल है किसके? BC के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, मुख अक्ष के पैरेलल है। और मुख अक्ष के पैरेलल होने के कारण क्या हो जाएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होने वाला है। और बराबर होने वाला है इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं हमारा AB जो है DO के बराबर हो जाएगा। AB यहाँ का दूरी जो है ये बराबर हो जाएगा किसके? DO के बराबर हो जाएगा। ये बात हम आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि दो भुजा जब समांतर होते हैं तो उनके बीच की दूरी जो होती है बराबर होती है। और यहाँ पे AB और DO जो है इन दोनों के बीच की दूरी है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। ओके, जब इतना कर सकते हैं तो हम यहाँ DO जो लिखे थे इस DO को हम यहाँ पे बदल के क्या कर लेंगे? AB कर लेंगे, क्योंकि हमने DO के बराबर में AB बता दिया है। तो हमने यहाँ पे AB बट्टा A1B1 लिख लिया है। उसके बाद इधर जो OF बट्टा B1F था उसे हम उसी प्रकार से नोट कर देंगे, OF बट्टा B1F। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने कुछ इवेंट लिखा है, उसको आप लोग देख लेंगे। दर्पण MN बहुत कम ही द्वारक का हो तथा बिंदु O ध्रुव P से काफी नजदीक हो तो क्या होने वाला है। अब बात को समझते हैं कि अगर मान के चलिए हमारा दर्पण MN जो ये अगर कम द्वारक का होता है, मतलब कि इसका फोकस दूरी काफी कम होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा P बिंदु जो होगा O बिंदु के काफी नजदीक होगा, या O बिंदु जो है P बिंदु के काफी नजदीक होता है। जब इसका कम द्वारक होता मतलब फोकस दूरी कम होती, तो इस अकॉर्डिंग से हम क्या कर सकते हैं, तो OF के बदले में हम PF लिख सकते हैं। कैसे? हम इधर का AB बट्टा A1B1 ऐसे ही लिख लेंगे, और ये जो हमारा OF था इसे हम PF में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि अगर कम द्वारक का होता तो हमारा O जो है काफी नजदीक में होता, और काफी नजदीक में होने के कारण हम उसे नौगण्य समझते हुए OF को हम PF लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा है? PF बट्टा B1F। इसे हमने सेकेंड नंबर समीकरण मान लिया है। सेकेंड नंबर समीकरण मानने के बाद हम लोग समीकरण को आगे लेकर चलेंगे। दो प्रकार के समीकरण हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार के समीकरण लाने के बाद फर्स्ट और सेकंड समीकरण को हम लोग तुलना करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड समीकरण आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट समीकरण में हमारा क्या था? AB बट्टा A1B1 बराबर BC बट्टा B1C। उसके अलावा दूसरे समीकरण में था AB बट्टा A1B1 और बराबर में PF बट्टा B1F। ये दो प्रकार के समीकरण थे, जो कि हमने आपको यहाँ पे लिख कर भी दिखा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं। तो हमारा LHS जो था वो बराबर दिख रहा है। ठीक है, AB बट्टा A1B1 और नीचे में भी दूसरे समीकरण में AB बट्टा A1B1। ये दोनों समीकरण के पास LHS जो है AB बट्टा A1B1 बराबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि RHS भी हमारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हमने जब दोनों समीकरण में तुलना किया उस समय हमें ये बात पता चली, तो जब पता चली तो हम कह सकते हैं कि भाई LHS बराबर है तो RHS बराबर होना चाहिए। ओके, तो हमने RHS को बराबर करने की कोशिश की है। तो RHS में क्या था? तो पहले समीकरण का RHS था BC बट्टा B1C। उसके बाद दूसरे समीकरण के RHS में था PF बट्टा B1F। ये दोनों को हमने आपस में बराबर कर लिया। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड समीकरण की तुलना करने के बाद हमें ये चीज प्राप्त हुआ है। ओके, तो हम मान को पुट करते हुए बताते हुए आपको आगे बढ़ते हैं। प्यारे सहपाठियों, BC ढूंढेंगे पहले। ऊपर में हमारा यहाँ पे BC दिखाई दे रहा है, तो BC के पहले हम ढूंढेंगे। तो BC हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो BC जो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, और इसे किसी भी प्रकार का दूरी नहीं कहा जाता है। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे? तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो तोड़ते हैं। तो तोड़ने में हम इसे इस प्रकार से तो लिख सकते हैं कि PB प्लस PC, दो प्रकार के दूरियों को हम आपस में जोड़कर लिख सकते हैं इतनी दूरी पहुंचने के लिए। कि अगर 1 किलोमीटर चलना है और फिर 2 किलोमीटर चलना है तो हम एक जगह कह सकते हैं कि 3 किलोमीटर चलना है, या तो हमें 3 किलोमीटर अगर चलना हो तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ी देर रुक जाएंगे और फिर 2 किलोमीटर चल लेंगे। इस प्रकार से भी हम 3 किलोमीटर चल सकते हैं। इसी प्रकार से हमने क्या किया है? तो दोनों को जोड़कर लिख दिया है। तो BC के बदले हमने क्या लिखा है? PC प्लस BC लिख दिया है।
कैसे, तो हमने समझा दिया, क्योंकि इतने दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी जिसका मान हमें पता होता है, और इतने दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या जिसका भी मान हमें पता होता है। इसलिए हम लोगों ने 2 प्रकार की दूरियों को लिया है। ओके, उसके बाद आगे दिखाया गया नीचे की बात कर ले B1C की। तो B1C जो है उसको हमने कैसे तोड़ा है, उसको तोड़ा हम लोगों ने B1C पहले ढूंढते हैं। तो B1C जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये भी दूरी हमें नहीं पता चलती है। तो हमने क्या किया है, तो हम पूरी दूरी PC में से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी घटा लेंगे तो हमारा B1C पता चल जाएगा। तो हम क्या किए, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। दोनों दूरियों को घटा लेंगे तो हमारा ये दूरी पता चल जाएगा। उसी अकॉर्डिंग से हम लोगों ने किया है क्या कि हमने BC को क्या तोड़ा है, B1C को, तो PC माइनस PB1 कर लिया है। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ का PF जो था इसे PF पे ही लिख लिया है। क्यों, क्योंकि हमारा PF जो होता है PF ही होता है। PF को हम फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसे PF ही लिख लिया है। तो ये हमारा PF हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ B1F को तोड़ा है। किस प्रकार से, तो B1F ढूंढते हैं। तो B1F कहाँ पे है, तो B1F यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात हो रही है। तो ये दूरी हम लोग को तो नहीं पता चलती है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने फोकस दूरी में से यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा B1F ये वाला दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, PF घटे PB1 कर लिया है। कैसे, तो हम लोगों ने फोकस दूरी में से प्रतिबिंब की दूरी घटा ली, तो हमारे बीच का दूरी जो बचा B1F वो हमें आसानी से पता चल गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इतना कुछ करने के बाद हम लोग सीधे मान को बैठाते हैं और मान के अकॉर्डिंग टू हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं आप लोग को कि PC का मान जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और वक्रता त्रिज्या के हिसाब से हम इसे R लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने R लिख लिया है। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन था तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया है। प्लस का साइन देने के बाद हम PB के बदले में लिखेंगे। तो PB कहाँ से कहाँ तक, तो PB हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो PB ये जो हुआ तो इसे U बोला जाता है, और U हमारा माइनस में होगा, क्योंकि ये ध्रुव से बाईं ओर है और बाईं ओर होने के कारण इसमें माइनस लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में -U लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नीचे की बात करें तो नीचे में PC है, तो PC के बारे में बता दें आपको, PC यहाँ से यहाँ तक, तो वो फिर से हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या के लिए हम लोगों ने R लिख लिया है। ओके, यहाँ माइनस का साइन था तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया है। उसके बाद हम लोग PB1 को ढूंढेंगे। तो PB1 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो P से यहाँ PB1, तो PB1 हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, जो कि हमारा प्लस में होगा, दाईं ओर है, तो ये हमारा V हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब राइट साइड में देखते हैं। तो राइट साइड में क्या है, हमारा यहाँ पे PF है। तो PF को हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, PF यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जिसे फोकस दूरी बोला जाता है, और फोकस दूरी हमारा दाहिने साइड होने के कारण इसे हम +F लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद नीचे PF को हम लोग तो फिर से F लिख सकते हैं प्लस में, और माइनस का साइन माइनस यहाँ पे दे देंगे। माइनस का साइन देने के बाद PB1, तो PB1 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो PB1 ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, जो कि हमारा प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस होने के कारण यहाँ पे हमारा V जो है माइनस में हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो टोटल मिलाकर क्या हो गया, R प्लस इंटू -U बट्टे R माइनस V बराबर में हो गया F बट्टे F माइनस V। यहाँ तक में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग साइन में थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं, क्योंकि एक ही जगह दो प्रकार के साइन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस R को यहाँ R लिख लेंगे। R के बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, और माइनस के बाद U को हम U लिख लेंगे। ठीक है, नीचे का R का R, माइनस का माइनस, V का भी इक्वल में इक्वल डाल देंगे। F का ऊपर F हो जाएगा, और नीचे F माइनस V का F माइनस V हो जाएगा। यहाँ तक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, पिछले साइड में हम लोगों ने लाया था R माइनस U बट्टे R माइनस V बराबर F बट्टे F माइनस V। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरे प्यारे सहपाठियों, आप लोग को हम बताए हुए थे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो इसीलिए हम R के बदले में 2F लिख सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो R जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे हम लोगों ने 2F पुट कर लिया। तो हमारा R के बदले में क्या हो जाएगा, 2F माइनस U का माइनस U, नीचे में R के बदले में 2F माइनस V का माइनस V, इक्वल में F के बदले में F और F माइनस V के बदले में F माइनस V। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, तो लेफ्ट साइड का ऊपर वाला जो होता है नीचे वाले से करता है, और नीचे वाला जो होता है ऊपर वाले के साथ गुना करता है।
तो हम लोग उसी प्रकार से करने वाले हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f माइनस यू जो था वो गुना करेंगे किससे, f माइनस भी से, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया 2f माइनस यू इंटू एफ माइनस भी हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो था 2f भी, तो 2f भी और f का हमने गुना कर लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करते हैं, तो हम गुना करते हुए चल रहे हैं। 2f को अगर हम f से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2f स्क्वायर, जो कि प्लस में होगा, प्लस 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 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस में 2f और यहाँ पे माइनस में भी, तो इनको गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 2f को अगर भी से करेंगे तो 2vf हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुना जो है हमारे दोनों कंडीशन में हो चुका है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो हमारे माइनस यू का गुना करना है, एक बार एफ से और एक बार माइनस बी से। तो वो कैसे करेंगे, तो यू को जो करेंगे एफ से तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद यू को एफ से करेंगे तो यू एफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यू माइनस में और ये जो भी माइनस में था तो प्लस हो गया, और यू भी को करेंगे तो यू भी हमारा हो जाएगा। ओके, इसके बाद इक्वल के उस साइड चलते हैं, तो हमारा ये जो था 2f था, 2f को अगर f से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों का प्लस हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा ये जो था माइनस में था, और माइनस में भी होने के कारण माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस के बाद हम लोग v को अगर f से गुना करेंगे, v को f से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, vf हो जाएगा या f भी हो जाएगा। ओके, इतना तक समझने के बाद हम लोग अगले लाइन में चलते हैं। तो मैं बता दूं आप लोग को यहाँ पे कि एक बात समझने की जरूरत है, यहाँ पे हम लोग का 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है बराबर के एक दूसरे के विपरीत साइड में है, और दोनों का साइन जो है प्लस और प्लस में ही देखने को मिल रहा है, और दोनों प्लस में है तो अगर एक साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो वो कट ही जाएंगे। इसलिए हम एक साइड ही मतलब कि दूसरे साइड ही काट कर हटा देते हैं, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ी। ओके, उसके बाद हम लोग जो जो बचते हैं उसे नोट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे बचा 2f भी, तो हमने माइनस में 2f भी नोट कर लिया। उसके बाद हमारा इधर बचा हुआ था f भी, तो हमने इधर लाया, तो इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा f भी, तो प्लस f भी, इक्वल का साइन डाल देंगे। उसके बाद हम लोग uf को अगर माइनस से इधर से भेजते हैं तो उधर हो जाएगा प्लस में, तो uf प्लस में हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा प्लस में था वो हमारा माइनस में u भी हो जाएगा। ओके, इतना तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग एक लाइन और बढ़ाते हैं। एक लाइन क्या बढ़ेगा, तो हमारा जो है ये हमारा 2vf और एक f भी था, तो एफ बी और एफ बी दोनों एक जाति के थे, तो हम लोग घटाव का काम कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2vf जो थे 2f भी वो एक एफ बी में बच जाएंगे। ओके, उसके बाद इधर जो RHS में था उसे हम नोट कर लेंगे UF माइनस यू बी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक करने के बाद एक तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है, हमारा दर्पण सूत्र जो है कहीं ना कहीं साबित हो चुका है। अब एक चीज़ हमें करना है, दोनों ओर UVF से भाग देने पे क्या करना है, दोनों ओर UVF से मतलब कि LHS और RHS में UVF से हम भाग देंगे और हम अपने समीकरण को सॉल्व करके ख़त्म कर लेंगे। कैसे, तो इसको देखते हैं। हमारा था माइनस एफ बी बट्टा हमने UVF कर दिया है, उसके बाद RHS में था UF तो हमने UVF बट्टे में कर दिया है, और माइनस में था UV, इसमें भी हमने UVF बट्टे में डाल दिया, मतलब कि भाग कर दिया। अब करने के बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या हुआ है। तो हमारा F से F कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, U से U कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, U से U और V से V कैंसिल हो जाएगा। उस हिसाब से हमारा क्या बचने वाला है, तो यहाँ का हमारा एक बचेगा और यहाँ पे हमारा U बच जाएगा, यहाँ पे हमारा एक और यहाँ पे V और यहाँ पे एक और यहाँ पे F बचने वाला। ठीक है, इसी चीज़ को हम नीचे नोट कर लेंगे। नोट कैसे करेंगे, तो जो जिसका साइन था उस साइन के अकॉर्डिंग से नोट करेंगे। तो हमारा ये माइनस में बचा हुआ था तो माइनस में 1/u नोट कर लिए। उसके बाद हमारा बीच वाला जो था तो 1/v बचा हुआ था तो 1/v प्लस में था तो प्लस में नोट कर लिए। उसके बाद माइनस में 1/f बचा हुआ था तो हमने 1/f माइनस में नोट कर लिए। ओके, इसके बाद हम लोग इसका साइन परिवर्तन करते हैं, मतलब कि इसको इधर और इसको इधर भेज देते हैं। मतलब 1/u को हम RHS में भेज देंगे और 1/f को LHS में भेज देंगे। ठीक है, तो हम भेजते हैं तो LHS में 1/f आएगा तो माइनस में था तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो हमने 1/f प्लस में लिख लिया। उसके बाद 1/u को हम उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा और 1/v तो हमारा प्लस में था ही। इतना तक समझ गए आप लोग भेजने के अकॉर्डिंग से। अब इतना कुछ करने के बाद हम लोग भेजने के बाद 1/f को 1/f लिख लेंगे और 1/u को हम पहले लिखे या बाद में लिखे चलेगा, तो 1/u लिख लिए और 1/v हमारा प्लस में हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग से हमारा दर्पण सूत्र जो होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये हम लोगों ने साबित कर लिया है।
जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हम लोगों ने साबित कर लिया कि फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो वस्तु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिबिंब के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के योग का बराबर होता है। ये बात हम लोग को दर्पण सूत्र में बताना था। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पणों में हम लोगों ने बारी बारी से एक दूसरे क्लास के माध्यम से समझ लिया है, सीख लिया है। तो आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार की समस्या रह गई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछकर ज़रूर बताएंगे कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम रह गई है सर, हमें आप फिर से बताने की कोशिश करें, तो मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगा कि इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस क्लास का काफ़ी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे अगले क्लास में आवर्धन सूत्र के साथ। तो तब तक के लिए आप इस क्लास को रिवीजन करते रहें। किसी भी प्रकार का समस्या होता है कमेंट बॉक्स में पूछें और अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। लाइक बटन दबाकर टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।